जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आपने लास्ट लेक्चर देखा है, उसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पहले वो पूछ लें। सर कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। हुँ। क्या चीज़ें पूछ लें? अभी तक मैं कंप्लीट नहीं कर सकी थी लेक्चर, अच्छा। लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 41 मिनट्स का लेक्चर देख लिया था। सही। सर एक तो आपने जो एक सेकेंड सर, ये जो एक आपने स्लाइड 3 के 4 के ऊपर हुँ। शायद हैं डेल्टा सी और डेल्टा सी नॉट। हुँ। सर ये असेसिबिलिटी और ज्योमेट्रिक असेसिबिलिटी के डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आया। एक तो अ, अच्छा ये कंट्रोलेबिलिटी और वी कंट्रोलेबिलिटी के रेफरेंस से आपने अच्छा मैंने ये कहा था कि हाँ कंट्रोलेबिलिटी मैं चलें ये स्लाइड्स पे खोल लेता हूँ ताकि ज़रा इसको देख के डिस्कस कर लें। जी, सो इस स्लाइड की बात हो रही है, राइट? जी सर, ये दो चीज़ें। सही हो गया। सो हमने वो देखा था इनवॉल्यूटरी क्लोजर का जो हमने देखा था एक एल्गोरिदम इससे पिछले सेट ऑफ स्लाइड्स में। तो उसमें ये था कि हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से, फिर हम उसको इनवेरिएंस चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो राइट साइड पे है ना चीज़, ये है इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एंड इसके जी बाद हम ये करते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड पे हर एलिमेंट है ना, इनके साथ हम ली ब्रैकेट्स लेते हैं। ये जो ऑलरेडी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, हम चेक करते हैं कोई हमें नया उसमें एडिशनल चीज़ मिल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड हो रही है या नहीं। अगर हो रही होती है तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, अगर नहीं मिलती तो हम उसको लेट्स से छोड़ देते हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर था, अगर वो आप देखें। तो फ़र्क ये है जी कि ये जो कंट्रोलेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं दोनों, इनमें से हमने एक को कह दिया था एक्सेसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले वाली को, दूसरे वाली को हमने कहा था स्ट्रॉन्ग एक्सेसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सेसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि हमारे जो इनपुट वेक्टर फील्ड्स हैं, हम एक तो वो हमारी पॉसिबल वेलोसिटीज़ हैं, साथ में हम कहेंगे कि लेट्स से एफ भी तो है ना, बिकॉज़ अगर आप देखिए एक्स डॉट इज़ इक्वल टू यूजुअली क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी वन अगर है तो, बाकी को अब हम इग्नोर कर दें। तो एक्स डॉट में 2 कंपोनेंट, एक्स डॉट क्या है? वेलोसिटी है स्टेट की। बिल्कुल। उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं एफ और जी का, तो ज़ाहिर है कि अगर हम नेचुरली स्टार्ट करें तो हम एफ का भी कंट्रीब्यूशन ले लेंगे, जी का भी ले लेंगे और देख लेंगे इन दोनों की डायरेक्शंस हो सकता है एक दूसरे से डिफरेंट हो। फिर हम ये सारी डायरेक्शंस देख लेंगे कि अगर हमें इन सारी डायरेक्शंस में वेलोसिटी मिल रही है और फिर हम उनकी इनवेरिएंस चेक कर लेंगे इनकी आपस में ली ब्रैकेट्स के साथ। तो बेसिकली वी मेक श्योर कि ऑल द पॉसिबल वेलोसिटी डायरेक्शंस जो भी हैं ना, जो इंडिपेंडेंट हैं इनवेरिएंट का फिर उसमें यही मतलब है, जो इंडिपेंडेंट वेलोसिटी की डायरेक्शंस हैं सारी की सारी वो हम देख लें। अगर वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस जो वेलोसिटीज़ की हैं एक तरह से टेंजेंट स्पेस की हैं, वो अगर उनका साइज़ n है, देन इट मीन्स कि हम वी कैन गो इन डायरेक्शंस। अब लेकिन इसमें एक मसला है, मसला ये है कि ये जो f है ना, इसका साइन जी आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज़ f डिपेंड्स ऑन स्टेट इटसेल्फ, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन इनपुट। g जो है ना, इसका तो आप साइन चेंज कर सकते हैं कि g बिल्कुल। इनपुट है, आप इनपुट को उल्टा दें, लेकिन f को तो उल्टा नहीं कर सकते। तो फिर कई दफ़ा ये होता है कि आप इससे स्टार्ट करें ना, तो यू एंड अप इन समथिंग लाइक दिस कि एक साइड पे तो f आपको हेल्प करेगा जाने में, लेकिन f को आप उल्टा के दूसरी तरफ नहीं लेके आ सकते इधर। तो अगर आप उल्टा सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इन अ लॉट ऑफ केसेस एफ को आप उल्टा नहीं, इन क्वाइट अ लॉट ऑफ केसेस इनफैक्ट आप एफ को उल्टा नहीं सकते। आप एफ को एक ही तरफ ले जाएगा, दूसरी साइड पे जाना है तो आपको कुछ और कहना पड़ेगा। सो इन दैट केस हम ये करेंगे कि हम एफ को ले ही ना उस डिस्ट्रीब्यूशन में। हम क्या करें, हम देखें विदाउट एफ वेलोसिटीज हमें क्या दे सकती हैं। सो नाउ ये हमारे अपने जोरे बाजू के ऊपर है, इसमें हम एफ के ऊपर अब रिलाई नहीं कर रहे। एंड इफ this is rank and then it is strong accessibility, then it is let's say local controllability। लेकिन अगर ये ना हो और f के साथ मिला के आपका रैंक n बने, then well it is weak local controllability because ये locally controllable तो है, लेकिन sometimes हो सकता है कि आप हर डायरेक्शन में ना जा सकें। ये वाला केस बन गया कि in general f f is helpful in going all the directions, लेकिन sometimes f कहेगा कि जी नहीं मैंने तो आपको इसी साइड पे लेके जा सकता हूँ, दूसरी साइड पे मैं नहीं लेके जा सकता। अच्छा, देयर इज ठीक। अ रीजन, ये जो एफ की टर्म है इसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। इट इज लाइक कि एक रिवर फ्लो कर रहा हो ना, तो रिवर फ्लो कर रहा हो तो आपने उसके क्रॉस अगर स्विम करना है तो नेचुरली आप सीधा भी जाएंगे तो वो रिवर आपको साइडवेज लेके चला जाएगा।
एंड वो यूजुअली एक ही साइड पे लेके जाएगा, वो ये नहीं करेगा कि दोनों साइडों पे लेके जाएगा। सो इसलिए फिर अगर आपने अपना लेट्स से फ्लो करना हो तो आपको पता है आपको एक अपस्ट्रीम एंगल रख के फ्लाई करना के स्विम करना होता है ताकि आप सीधा जा सकें। सो इट इज़ द सेम हियर कि आपको फिर इनपुट कुछ इस तरह से देनी होती है कि आप रिवर का जो ड्रिफ्ट है या उसका जो फ्लो है उसको चेंज कर सकें। तो इसलिए हमारा लेट्स से जो अगर आप नोट करें तो ये वो डायरेक्शंस हैं जिनमें आप वैसे जा सकते हैं, एक्स नॉट हर तरफ जा सकता है। दिस इज लोकल कंट्रोलेबिलिटी। तो लोकल जी। कंट्रोलेबिलिटी के बाद एक वीकर चीज़ है, वो ये है कि आपके पास सारी डायरेक्शंस नहीं है, लेकिन आप सिर्फ हो सकता है इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन चूंकि रिवर फ्लो कर रहा है तो रिवर आपको नीचे भी लेके जा सकता है, लेकिन रिवर आपको ऊपर नहीं जाने देगा। तो इसलिए आप देखें कि अगर आप रिवर के फ्लो या ड्रिफ्ट पे रिलाई करेंगे तो देन ऑफ कोर्स आपकी जो स्टेट स्पेस है जो एक्सेसिबल है वो बढ़ जाएगी, लेकिन इट इज नॉट लेट्स से ऑन द बोथ साइड, यूजुअली इट इज ऑन सम साइड। इसको हम कहते हैं ओपन सेट, कि वो एक साइड पे तो हो सकता है ओपन सेट, लेकिन लाजमी नहीं कि वो दोनों साइडों पे। ठीक। और सर एक बात मैंने आपसे पूछनी थी, ये जो नेबरहुड यू हमने डिफाइन किया है, जी जी। ये हमारी जो टेंजेंट स्पेस है उससे बाहर कोई चीज है या ये नहीं इंडिपेंडेंट है? नहीं, नेबरहुड तो हमारा एक्स नॉट है, ये हमें बता रहे हैं कि मिसाल के तौर पे कितने रीजन में आप स्टेबल या कंट्रोलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी चीज़ को कंट्रोल करने की, तो यूजुअली वो किसी ना किसी लोकल पोजीशन के अराउंड होती है। कि अगर आप बहुत दूर का कहें तो यूजुअली उसमें कुछ मसले हो सकते हैं, बहुत दूर कंट्रोल करना इज एक तो मसले हो सकते हैं, दूसरे नंबर पे समटाइम्स कंट्रोल करना बहुत दूर के केसेस में वो पॉसिबल होता है, लेकिन वैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करें एक रिवर है, वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, हर जगह पे वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है एंड वो पूरी दुनिया से उसका चक्कर लगा रहा है। सो इमेजिन कि आप खड़े हैं एक जगह पे एंड यू वांट टू गो, अच्छा अगर आप उस रिवर में छलांग लगा देंगे तो आपको हमेशा ईस्ट टू वेस्ट लेके चला जाएगा। एंड अगर आप लेट्स से उसको एक ड्रिफ्ट समझ लें, आप उसकी डायनामिक समझ लें, सो इफ यू लेट्स से वांट टू गो टू द ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, वो आपको वेस्टवर्ड्स लेके जाएगा। लेकिन अगर आप ईस्ट की तरफ जाना चाहते हैं फिर आप क्या कर सकते हैं? वेल फॉर दैट यू नीड टू हैव योर ओन वेलोसिटी, ओन propulsion होनी चाहिए, फिर आप उस तरफ जा सकते हैं। बट हम्म। someone might say कि जी अगर मैं रिवर के साथ लेट्स से 6 महीने फ्लो करता रहूं तो मैं दोबारा घूम के पूरी अर्थ से होके फिर मैं ईस्ट में पहुंच जाऊंगा। वेल टेक्निकली इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन इसलिए हम इसको ना लोकल कंट्रोलेबिलिटी नहीं कह रहे, हम इसको कहेंगे ये तो आप लेट्स से बहुत बड़ा चक्कर मार के आ रही है ना, इसलिए हम इसको लोकल कंट्रोलेबिलिटी नहीं कहेंगे। लोकल कंट्रोलेबिलिटी का ये मतलब है कि आप एक हम रीजन डिफाइन कर रहे हैं, आप उसी के अंदर कंट्रोल करें, ये ना हो कि आप मतलब हमारी स्लाइट वेरिएशंस अगर हमारी इनपुट में आ रही हैं हम्म और एक्स नॉट की जो पोजीशन है उससे वो स्लाइट वेरिएशंस की वजह से हर अपनी चारों तरफ की डायरेक्शन में अगर वो कंट्रोलेबल रह रहा है तो हम्म दैट इज लोकल कंट्रोलेबिलिटी। हम्म और अगर वो चारों तरफ के अलावा, मतलब चारों तरफ नहीं, एक दो या तीन तरफ कंट्रोलेबल रह रहा है, चौथी तरफ नहीं रह रहा, हम्म तो दैट इज वीक रीचेबिलिटी। बीच एग्जैक्टली। अच्छा अब इसमें यू नेबरहुड हमने इसलिए बताया क्योंकि अगर आप नोट करें तो हमने कहा था कि आपने यू नेबरहुड से बाहर नहीं निकलना। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस माइट हैपन कि आपने एक नेबरहुड डिफाइन कर दिया, उसलिए डिफाइन किया ताकि कोई ये कोशिश ना करे कि आप उसे कहें हाँ जी यहाँ से आप ईस्टवर्ड चले जाएं, वो जो रिवर वाली एग्जांपल मैंने दी है, तो वो कहे कि जी मैं ठीक है ईस्टवर्ड तो जाऊंगा लेकिन मैं 6 महीने फ्लो करके आऊंगा और फिर इवेंचुअली वेस्ट से होता हुआ मैं ईस्ट को आ जाऊंगा। दैट इज अब्सर्ड, मतलब वी डोंट वांट दिस। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम एक नेबरहुड डिफाइन कर देते हैं कि इसी नेबरहुड के अंदर भी रहना है और आपने ईस्टवर्ड्स भी जाना है। अब तो फिर ये नहीं ना हो सकता कि आप वो फ्लो करते जाएं वेस्ट से होके फिर ईस्ट पे आते हैं। तो हम इस तरह की चीजों को जो लेट से बहुत लॉन्ग एक्सकर्शंस हैं उनको हम रिस्ट्रिक्ट करके वो करना चाहते हैं। सो इट इज काइंड ऑफ दैट। ठीक। ठीक है, तो हम ये और चाह रहे सर हैं कि एक, आप बगैर लंबा चक्कर लगाए लोकल ही वो काम ठीक करें। जी। सही हो गया। अच्छा, एक स्लाइड नंबर 13 पे पैरेलल पार्किंग की जो आपकी एग्जांपल, हम्म। अगर आप, ये वाली। जी हम्म। सर, इसमें ये जो आपने मैट्रिक्स, जरा एक दफा दोबारा बता दें, ये मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉलम्स? अच्छा अब आप ये देखिए कि मैट्रिसेस किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं। मैट्रिसेस इस तरह से मल्टीप्लाई होती है ना कि आप इस रो को
सॉरी, यस, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को सेकंड को अगेन इससे करेंगे, तो वो आपको एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। सो इसको मैं बिल्कुल चाहूँ तो मैं इसको अलग-अलग भी लिख सकता हूँ। मैं इसको ये लिख सकता हूँ, पहला कॉलम इंटू U1 प्लस सेकंड कॉलम इंटू U2। बिल्कुल लिख सकते ठीक है, हैं। तो इसको यूँ कह सकते हैं कि ये 2 वेक्टर फील्ड्स अलग-अलग हैं। पहले वाला जो कॉलम है G1 है, जो दूसरे वाला कॉलम है G2 है। बस इसका यही मतलब ठीक हो गया। है। हुँ, और तो सर इससे पीछे आपने मेरे ख्याल है व्हील रोबोट वाली एग्जांपल में आप जो मैट्रिसेस को डिफाइन कर रहे थे, हुँ, हुँ, अ, ये बीच हुँ, से गुजर गई है। सर हुँ, आगे जाएं। हुँ, जो 6 कॉलम्स वाली मैट्रिक्स बनी हुई थी हमारी, 6 कॉलम्स वाली है। अगली स्लाइड पे आई गेस ये। हुँ, सर इसमें आपने ये जो ऊपर ये जो बनी हुई है यू और एम के साथ जो हुँ, कॉलम्स हुँ, हुँ। वाली बनी हुई, इसमें आप लास्ट जो लाइन है उसको फ्यूल फ्लो से रिलेट कर रहे थे, वो बात मुझे समझ में नहीं आई। अच्छा, इसको सिर्फ़ यूँ देख लीजिए कि ये लास्ट जो रो है, ये क्या चीज़ है? सो इट सेज़ एक्सेलरेशन, ए इज़ फॉर एक्सेलरेशन, इज़ इक्वल टू 0 टाइम्स डायनामिक्स। डायनामिक्स का कोई पार्ट नहीं है एक्सेलरेशन में। इट इज़ ओनली सॉरी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू यू। आखिरी रो का ये मतलब बन रहा है ना? जी जी बिल्कुल जी। ये मतलब बन रहा हाँ, है। बस इसका मैंने यही कहा था कि ये असल में हम अगले 1-2 लेक्चर्स में देखेंगे कि इसका कोई एक सिग्निफिकेंस है, वो क्या है? वो हम लेट्स से अगले लेक्चर में देख लेंगे। बट आपको मैंने बताया था देयर आर सम सिस्टम्स जिनके अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है ना, वो भी किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। मतलब सिर्फ़ ऐसा नहीं जी होता कि आपने फ़ोर्स लगाई एंड वो आपको मिल गया, बल्कि कई दफ़ा आप अगर एक्सेलरेटर दें या कोई इस तरह फ्यूल फ्लो रेट हो या इस तरह से हो, तो समटाइम्स इंटीग्रेट होके फ़ोर्स बनाता है जो एक्सेलरेशन दे देता है। तो थोड़ी-सी मैकेनिक्स के ऊपर कमेंट था। बट अदरवाइज प्योर कंट्रोल के हिसाब से हम इसको अगले लेक्चर में या उससे अगले लेक्चर में देख लेंगे। डायनामिक एक्सटेंशन का एक प्रॉब्लम आएगा, उसमें हम अगेन इसी प्रॉब्लम को कंसिडर करेंगे एंड वहाँ पे हम इसको बात कर लेंगे कि इसको सर करने का इसमें एम क्या चीज रिप्रेजेंट करिए। एम मोमेंट है, टॉर्क है। अच्छा ठीक हो गया। तो फोर्स और टॉर्क, अब मतलब फोर्स का रेट है एक, तो ऊपर ठीक हो यू गया। यू वाला है और दूसरा जो वो टॉर्क ठीक हो गया। और मैंने आपसे मेरा ख्याल है बस अभी मैं आगे है। चलें ठीक है। रिडलिंग तक और स्लाइडिंग तक ही पहुंची थी, इससे हाँ, आगे अभी पहुंची नहीं। चलें कोई बात नहीं, वो तो हम अभी लेट्स से जो आज लेक्चर स्टार्ट करें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें किसी हद तक कॉन्सेप्ट यूज तो होंगे, लेकिन हम फिर भी लेट्स से सर्टेन चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं, तो हम हमें आज के लेक्चर में इतना ज़्यादा ये वाला लेक्चर चाहिए नहीं, तो आप अगली दफ़ा तक पढ़ के आ जाएँ, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अगली दफ़ा भी हम देख सकते हैं। ठीक सर। अच्छा, और दूसरे नंबर सर पे मैं हाँ? आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, आपने क्या प्लान किया हमारे पेपर्स या चीज़ों के लिए। एमएस में तो पेपर्स इतने बड़े मसले होते ही नहीं है, मतलब हम उसको लेट्स से लास्ट टाइम भी आपको पता है मैंने टेक होम एग्जाम दिया था, इस दफ़ा भी हम कुछ ऐसा कर लेते हैं कि एक तो मैं ये सोच रहा हूँ जो शायद काफ़ी अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप सारे वो एक मैंने पेपर्स का फोल्डर ऐड किया है उसके अंदर बहुत से डिफरेंट टाइप के पेपर्स हैं एंड वो पेपर्स आपको ये बताने के लिए हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं ना हाउ अप्लाइड इट इज़, के एक अच्छा जर्नल पेपर और इस तरह की चीज़ें बड़े आराम से निकल सकती हैं। तो आप ये एक तो कर सकते हैं कि आप सारे एक-एक ना वेबिनार दे दें, लेट्स से 20 मिनट का। तो हम ये करते हैं कि किसी दिन को एग्री कर लेते हैं कि आप लोग उन पेपर्स में से कोई सिलेक्ट कर लें, फिर मुझे बता दीजिएगा कौन-सा आप करना चाहते हैं, फिर हम वो फाइनल कर लेंगे उसके कंटेंट्स वगैरह। तो आप किसी एक पेपर और उसकी चीज़ों को समझ के उसके ऊपर एक वेबिनार देना है। तो आई ग्रेड इट एज़ लेट्स से सम गुड अमाउंट ऑफ लेट्स से वेटेज। एक तो ये काम हम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम ये कर लेंगे, फिर फाइनल हम टेक होम कर लेंगे, उसमें मैं आपको कुछ प्रॉब्लम सेट दे दूँगा, आप वो कर लीजिएगा, तो हम उसके लिए हफ्ता एक रख लेंगे ताकि आप तसल्ली से पढ़ लें, चीज़ें कर लें, सारा कुछ कर लें। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि पिछली दफ़ा भी आप लोगों ने टेक होम का मतलब ये समझा था बहुत से स्टूडेंट्स ने कि जब टेक होम ही है तो हम फिर ही पढ़ लेंगे, और जब वो प्रॉब्लम उन्हें समझ आया तो उन्हें फिर समझ नहीं आ रहा था कि ये प्रॉब्लम किधर से आया हुआ है। तो ये गलती ना कीजिएगा प्लीज़, बिकॉज़ टेक होम जी का सर मतलब ये बिल्कुल। होता है कि आपके पास कंप्यूटेशंस करने का टाइम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आपके पास पढ़ने का भी टाइम है। पढ़ना आपने पहले ही है। अगर आप पहले नहीं पढ़ेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा इस प्रॉब्लम को किधर से ढूँढना है। तो सर बिल्कुल ऐसी बात है। हाँ, जी। तो इसलिए ना लास्ट टाइम
हाँ, गड़बड़ें काफी करते हैं। जी, जी। तो इस दफ़ा लेकिन आपने देखा होगा कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब अ लॉट ऑफ फिज़िकल फिनोमेना जो हमारे रियल लाइफ़ में होते हैं, वो हम उनको स्टडी कर रहे हैं, वो चीज़ें देख रहे हैं एंड हम इनको स्टडी कर रहे हैं। तो को कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई ऐसी लेट्स से वो पिछले में इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की कुछ चीज़ें थी। इसमें कम से कम वो भी नहीं है, सिंपल कोड्स हैं, सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल कॉम्पिटिशन्स हैं। तो आई गेस इसमें तो कोई मसला नहीं होगा। तो इसको अच्छे से आप सारे लोग कर लें, सो दैट जब आपको फाइनल मिले तो आप उसको एन्जॉय भी करें और चीज़ें सीखें भी सही। अगर आप उस टाइम ढूँढते रहेंगे, सही। किधर से आया तो फिर लेट्स से वो मुश्किल हो जाएँगी चीज़ें। तो आपने अगर नोट किया हो कि मैं ये चीज़ मुश्किल लेता नहीं हूँ, मैं ये मेरा तरीका ही नहीं है कि मैं ऐसा एग्ज़ाम दे दूँ जो मतलब कुछ समझ ही ना आए। बट आई वांट कि स्टूडेंट्स की लर्निंग पता चल जाए एंड वो यही होता है कि जिसकी थोड़ी-सी कच्ची होती है वो उसका भी पता चल जाता है और जिसकी ज़रा अच्छी होती है वो भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल सही बात हाँ, है। तो लर्निंग आप सारी अच्छी कर लें तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। सो आज हम ये नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये 2 चीज़ें जो मैंने आपसे मेनली कही कि एक तो आप ये वेबिनार के लिए कोई कोर्स वगैरह सेलेक्ट कर लें जिसको हम लेट्स से कोई पेपर्स वगैरह सेलेक्ट कर लें जो हमने शेयर किए उनमें से एक दो ऑप्शंस आप मुझे बता दें फिर मैं आपको बता दूँगा कौन-सी बेहतर है। उनमें से सेलेक्ट कर लें एंड देन सेकंड मैं आपको फाइनल टेक होम दे दूँगा। उसके बीच में भी हम चाहें तो हम कुछ छोटा-मोटा प्रोजेक्ट टाइप भी कुछ कर सकते हैं जिसमें मैं आपको कोई प्रोजेक्ट दे दूँ एंड आप 1 आध महीना जितना भी रह गया है वो लगा के वो ज़रा उसको स्लोली-स्लोली कर लें एंड उसके ऊपर कोई रिपोर्ट या प्रेज़ेंटेशन टाइप दे दें। तो पहली 2 चीज़ें तो हम डेफ़िनेटली कर लेते हैं वेबिनार एंड टेक होम एग्ज़ाम फाइनल। लेकिन ये थर्ड चीज़ आप मुझे सोच के बता दें कि इफ यू वांट टू डू इट तो हम ये भी कर सकते हैं कि हर बंदा अपनी मर्ज़ी का कोई प्रोजेक्ट ले ले दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द को किसी को स्टेबिलिटी पसंद है वो उसमें से ले ले, किसी को अगर नॉन लीनियर कंट्रोलेबिलिटी पसंद है वो उसमें से ले लें। अगेन वो उसको आप रिलेट कर सकते हैं वो जो आप पेपर सेलेक्ट करेंगे, पेपर भी डिफरेंट टाइप के हैं। किसी को फिर ये जो अभी मैं शुरू करने लगा हूँ टॉपिक ये पसंद है इनमें से ले लें। तो देन लेट्स से वी कैन तो आप उसके साथ जब महीना एक प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ों की समझ आ जाएगी। सही। तो ये थर्ड वाला पार्ट मुझे लगता है घर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। प्रोजेक्ट वाला हम्म। ठीक है अगर आप नहीं करना चाहते ना करें बट मेरा ख्याल है कि इसमें समझ आपको बहुत ज़्यादा आ जाती है। जब एक प्रॉब्लम के साथ समझ टाइम ज्यादा आ स्पेंड करें जाएगी। तो फिर आपको अगर आप थीसिस वगैरह करेंगे तो इट्स काइंड ऑफ इन द लेट्स से इससे वही वाला मसला आपका स्ट्रॉन्ग होगा जो थीसिस में काम आता है। तो करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो भी उसके बगैर मेरे हिसाब से तो काम चल ही सकता है। मैं तो सिर्फ़ यही आपको तो ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ। नॉन ग्रेडेड करें तो हम जी। इसको नॉन ग्रेडेड रख लें हम अ अपने पेज पे। नॉन ग्रेडेड का क्या फ़ायदा अगर हम उसको ग्रेडेड रखें ताकि आपको उसका फ़ायदा भी हो? नहीं, नॉन ग्रेडेड में हमारी लर्निंग तो हो जाएगी। हाँ, लेकिन फिर ये होगा कि आप कहेंगे सर उसको भूल जाएँ, तो फिर फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि थोड़े दिन बाद आप कहेंगे कि जब नॉन क्रेडिट ही है तो क्या फ़ायदा? अगर मैं मिसाल के तौर पे उसको 20% रख दूँ, तो देन आप कहेंगे कि चलें कम से कम अगर हम ये प्रोजेक्ट अच्छा कर लेते हैं 20% में तो हमारा 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो उसका आपको सर लेकिन मेरी इस वक्त जो सिचुएशन है ना, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, सारा घर में और सारा, मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकूंगी। अच्छा, अच्छा। चलें ये तो वाक़ई आजकल ऐसे ही है कि फैमिली वाले यही समझते हैं कि जो घर हैं वो घर से काम थोड़ी कर रहे होंगे, वो तो घर पे ही हैं, तो बस घर के काम और घर में ये सारी चीज़ें, तो वाक़ई टाइम नहीं ऐसा ही है सर। मिलता। अली सर अभी ज़ुबैर मैं बेचारा क्लास तो लेने सामान ही आई लाता रहता होगा सौदा सिर्फ बाज़ार से। अभी मैं क्लास लेने आई हूँ ना, सारा घर हुँ, हुँ। हर दिन जो है ना परेशान होता है, 10 बजे क्लास है, मैं कहा, जी 10 बजे क्लास है। हुँ, तो हुँ। सारा टाइम परेशान ही रहते हैं। अच्छा क्यों? अब इस टाइम भी क्लास है, अब उस टाइम भी क्लास है। तो सही। क्यों ये इनकन्वीनिएंट टाइम है आप लोगों के लिए अगर तो फिर हम इसको चेंज करने का भी कुछ सोच सकते सर असल में ना जिसने लेक्चर देना हो उसकी एनर्जी ज्यादा मैटर करती है ना, हैं। हुँ, हुँ। लेने वालों की एनर्जी इतनी मैटर नहीं करती। हाँ, ये तो है। मैं ज़रा इस टाइम बड़ा रिलैक्स होके लेक्चर देता हूँ। रोज़े में तो लेट्स से अगर हम 3-4 घंटे लेक्चर रखें तो बड़ा वो मुश्किल होगा। नहीं सर, बिल्कुल ये टाइम सही है। मेरा थोड़ा सा जो है ना हो जाता है बच्चों की वजह से, फैमिली हुँ, की हुँ। वजह से, तो सही। वो जैसे लास्ट लेक्चर मैं नहीं दे हुँ। लेकिन सकी थी। हाँ, लेकिन और ये है कि आप इसको यूट्यूब पे तो वो कर ही सकते हैं एंड हम ये भी कर सकते हैं जिस तरह हाँ से जी, मैं
बैचलर्स वालों के साथ करता हूँ ना, कि मैं उनको ये करता हूँ कि अगर आप लेक्चर नहीं भी ले पाते हैं तो वो लेक्चर तो यूट्यूब पे चले जाएंगे, तो मैं वीकली उनके साथ एक क्वेश्चन आंसर सेक्शन रख लेता हूँ, जिसमें मैं उनसे गपशप भी लगाता हूँ, उनको चीज़ें भी बताता हूँ, थोड़ा वो करियर शरियर का भी अपना मेरे से पूछने वाले वो भी बताता हूँ, जितने उनके क्वेश्चन होते हैं वो भी आंसर करता हूँ। तो उसमें काइंड ऑफ वो थोड़ा पढ़ के आ जाते हैं, फिर वो ज़रा एक उस पर डिस्कशन हो जाती है। तो हम ये चाहें तो इस तरह से भी कुछ कर सकते हैं, क्या एक हफ्ते में कोई थोड़ी देर के लिए हम जो है ना वो डिस्कशन टाइम भी रख सकते हैं, जिसमें लेक्चर नहीं होगा, सिर्फ डिस्कशन होगी। बिल्कुल सही। चलें जी, ठीक हो गया। अली, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। ठीक हो गया जी। सो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एंड हमने पहले स्टेबिलिटी चीज़ पढ़ ली थी, फिर हमने डिफरेंशियल ज्योमेट्री के कुछ टूल्स देख लिए थे जो कि हमें थ्रू आउट द कोर्स थोड़ा थोड़ा यूजफुल रहेंगे। फिर फाइनली हमने ये रिसेंटली देखा है कि नॉन लीनियर सिस्टम्स की जो कंट्रोलेबिलिटी है ना, वो किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यूजिंग द डिफरेंशियल ज्योमेट्रिक टूल्स। तो यहाँ तक बात हो गई। फिर हम अब क्या करने वाले हैं? अब हम ये देखेंगे कि अगर एक हमारे पास एक नॉन लीनियर सिस्टम है, तो सबसे पहली बात ये है कि नॉन लीनियर सिस्टम तो बड़े मुश्किल होते हैं, मतलब हमें यही बताया गया और हमारा विजडम ये कहती है, कॉमन सेंस ये कहती है। तो कैन वी समहाउ ट्रांसफॉर्म अ नॉन लीनियर सिस्टम, और इफ नॉट ऑल सिस्टम, अ पार्ट ऑफ इट इनटू अ स्पेशल फॉर्म? और वो स्पेशल फॉर्म का ये फायदा होगा कि वो भी अगले स्टेप पे देखते हैं। सो एक स्पेशल फॉर्म में हम ला सकते हैं। स्पेशल फॉर्म का फायदा क्या होगा कि एक दफा जब आप स्पेशल फॉर्म में हो गए हैं ना, तो अब आप कुछ वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करके, लेट्स से फीडबैक के साथ, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं नॉन लीनियरिटीज को। तो उसको हम लेट्स से जब नॉन लीनियरिटीज कैंसिल हो जाएंगी तो सिस्टम हमारा लीनियर हो जाएगा। तो ये बड़ा फायदा, आपने याद होगा कि जब हम एफएससी वगैरह में थे तो बड़े मुश्किल किस्म के प्रॉब्लम में जो है ना वो हम सपोज कर लेते थे, सपोज दिस इज इक्वल टू दिस, वो हम उसको कोई नया वेरिएबल कह के उसमें वो सिंप्लीफाई कर लेते होते थे चीजें। तो समटाइम्स दीज काइंड ऑफ अप्रोचेस हेल्प। अब हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल से, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बहुत सिंपल बट इंटरेस्टिंग। सो ये सिस्टम लीनियर है नॉन लीनियर आपके ख्याल में? नॉन लीनियर। सो दिस इज द नॉन लीनियर सिस्टम। इसको अगर लीनियराइज कर लें तो क्या आएगा? सर ये आ जाएगा 2x। अच्छा, आपने असल में इसका डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन सिर्फ डेरिवेटिव लेना काफी नहीं है। वो आपको याद हो जैकोबियन के साथ हमने कुछ और भी करना होता था। एक्चुअली इसकी जो यस सर। लीनियराइजेशन अगर आप देखें ना, तो आप इसको यूं समझ लें पैराबोला है। अगर आप इनपुट को भी भूल जाए तो पैराबोला को अगर लीनियराइज करें जीरो के ऊपर तो उसका स्लोप क्या होता है? जीरो। प्रिसाइजली। तो इसलिए इसकी लीनियराइजेशन अगर आप चेक करेंगे, थोड़ा एक दफा देख लीजिएगा, तो वो जीरो ही आएगी। तो आपका ये जो लीनियराइज सिस्टम है वो बन जाएगा एक्स डॉट इज इक्वल टू यू। अब ये सिस्टम लीनियर है नॉन लीनियर है? तो ये तो लीनियर है। हाँ, लीनियर जाहिर है। स्टेट डिपेंडेंट ही नहीं, जैसे इनपुट। जी, ये तो हम कह रहे थे कि सिस्टम को लीनियराइज कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जो सिस्टम निकला वो लीनियर ही है, दिस इज ट्रू। अच्छा, ये लीनियर सिस्टम्स में भी एक खास दर्जा रखता है ये सिस्टम, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर कोई एक्स नहीं आ रहा राइट साइड पे, सिर्फ एक्स डॉट इज इक्वल टू यू है। आप इनपुट दें और आपको लेट्स से स्टेट पता चलती चली जाएगी अगले टाइम इसके ऊपर। सो ये बड़ा सिंपल सिस्टम है। इस सिस्टम को स्टेबलाइज करना बड़ा आसान है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यूजुअली मैं पहले कंट्रोल के कोर्स में पढ़ाता हूँ, एमसीटी में दोबारा मैं पढ़ाऊंगा, कि जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है ना, तो इनफैक्ट इस कोर्स में भी ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल होगी। जब हमारा सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर होता है तो हमें प्रोपोर्शनल कंट्रोल इज सफिशिएंट। प्रोपोर्शनल कंट्रोल लगा दें और कोई पीडी पीआईडी कोई और चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है, कोई सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल की जरूरत नहीं है। प्रोपोर्शनल कंट्रोल डज एवरीथिंग। इसके ऊपर मैं आपको चाहे तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा किसी टाइम पे, बट सिर्फ इतना रूल ऑफ थंब याद रखें कि जब वी हैव फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, प्रोपोर्शनल कंट्रोल इज ऑल वी नीड। अच्छा जी, जब प्रोपोर्शनल कंट्रोल है, प्रोपोर्शनल कंट्रोल का क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि जो आपकी कंट्रोल इनपुट यू है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, जो स्टेट है उसके फीडबैक के प्रोपोर्शनल है। तो आपने k टाइम्स x कर दिया यू, और यूजली हम माइनस यूज करते हैं। माइनस इसलिए करते हैं बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक क्यों? बिकॉज हम चाहते हैं कि फीडबैक एक करेक्टिव एक्शन प्रोवाइड करे, इसलिए हम नेगेटिव फीडबैक लगाते हैं। अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो वो फिर करेक्टिव एक्शन नहीं होगा, वो लेट्स से डाइवर्जिंग एक्शन होगा। अच्छा, इसमें एक चीज जरूरी है कि के पॉजिटिव हो।
अगर के पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर ये पॉजिटिव फीडबैक बन जाएगा। तो हम इसलिए वी स्टिक विद लेट्स से पॉजिटिव के वैल्यूज। अच्छा जी, ये तो प्रोपोर्शनल कंट्रोल हो गया। अब इसकी कोई भी वैल्यू आप रखें के की जो कि पॉजिटिव हो, तो सिस्टम आपका स्टेबल ही स्टेबल है, क्योंकि इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। तो क्लोज लूप डायनामिक्स ऑफ लीनियर सिस्टम क्या है कि जहां यू था वहां पे आपने यू की वैल्यू प्लग इन कर दी, तो एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब आपको पता है इसकी आइगन वैल्यूज क्या है ये क्लोज लूप डायनामिक्स ऑफ लीनियराइज्ड सिस्टम की? 0 नहीं नहीं, माइनस के टाइम्स एक्स, तो इसकी आइगन वैल्यू जो है वो सॉरी माइनस के है। तो माइनस की जब आइगन माइनस वैल्यू है के और के पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है सिस्टम स्टेबल ही स्टेबल है। एंड लीनियर सिस्टम के अंदर तो जो भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ग्लोबल होती हैं, तो इसका मतलब है लीनियर सिस्टम हमेशा स्टेबल रहेगा, एक्स की जो मर्जी वैल्यू हो, के की जो मर्जी वैल्यू हो, इफ इट इज पॉजिटिव। तो ये तो हमें लगता है कि मसला ही सॉल्व हो गया सारे का सारा। अच्छा, ये तो ठीक है, हमें लीनियर सिस्टम तो ये बता रहा है। अब हम जरा नॉन लीनियर सिस्टम में भी डाल के चेक करते हैं क्या बनता है। नॉन लीनियर सिस्टम की इक्वेशन जो थी उसके अंदर u की वैल्यू प्लग इन करें जरा, एंड हम देखते हैं कि क्या बनता है। x डॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये चूंकि नॉन लीनियर सिस्टम है, इसकी आप स्टेबिलिटी आइगन वैल्यूज के साथ सिर्फ चेक नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी वो इट्स अ नॉन लीनियर सिस्टम। हम इसको ये चेक कर सकते हैं कि जो ही आपका x k से बड़ा होगा तो फिर क्या होगा। देखिए एक्स स्क्वायर है ना, और इधर माइनस के एक्स है। जब आपका x छोटा है k से, तो फिर क्या होगा, k बड़ा है x छोटा है, तो k और x मिलके एक्स स्क्वायर से बड़ी चीज बना देंगे ना, बिकॉज x फॉर एग्जांपल 1 है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। एंड k है 2 फॉर एग्जांपल, तो 2 टाइम्स x इज अगेन 2, तो -2 है और +1 है, तो आपका ओवरऑल x डॉट इज इक्वल टू -1। इस ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि सिस्टम रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज एज लॉन्ग एज x इज लेस देन k। ठीक है, ये बात समझ आ गई? जी अच्छा, लेकिन यूं ही आपका x k के इक्वल होगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर ऑफ कोर्स आपके पास ये दोनों टर्म्स कैंसिल कर देंगे, सिस्टम विल बी न्यूट्रली स्टेबल। एंड यूं ही आपका x k से बड़ा होगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो लीनियराइज सिस्टम स्टेबल है, चाहे ये के की कोई भी वैल्यूज डालें। एंड जो आपका एक्चुअल सिस्टम था वो बड़ा लोकली स्टेबल है, लोकली स्टेबल तो है, ठीक है, जब तक आपका एक्स के से छोटा है। लेकिन यूं ही आपका एक्स के से बड़ा हो जाएगा, आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। सो नाउ वी सी कि सिस्टम लीनियराइज करके कंट्रोल डिजाइन करके हमें लगता है कि जी ये हमारा तो काम ही सॉल्व हो गया है, सिस्टम इज परफेक्ट। बट एज सिंपल अ सिस्टम एज लेट्स से अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के केस में भी अगर हमारे पास लीनियराइजेशन सेट चल रही है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारा नॉन लीनियर सिस्टम जो एक्चुअल सिस्टम है वो भी ठीक चल रहा है। सो लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट पीपल डू, पीपल ये करते हैं कि वो सिस्टम को लीनियराइज करते हैं पकड़ के, और उसके ऊपर कंट्रोल लगा देते हैं। कंट्रोल जो है वो तो जनाब उनको बताता है कि आप के की कोई भी वैल्यू रखें, सिस्टम स्टेबल ही स्टेबल। लेकिन जब वो सिस्टम को लगाते हैं तो असल सिस्टम क्या है, असल सिस्टम तो नॉन लीनियर है। और वो यूं ही थोड़ी लेट्स से एक्स की वैल्यूज छोटी रहती हैं वो ठीक चलता है, यूं ही एक्स की वैल्यूज बड़ी हो जाती हैं के से, वो तो फिर अनस्टेबल हो जाता है। सो आप के की कोई भी वैल्यू रख लें, 15 रख लें फॉर एग्जांपल, तो जब x 15 से ऊपर जाएगा ये अनस्टेबल हो जाएगा। x की वैल्यू अब 100 रख लें, जब x 100 से ऊपर जाएगा ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो आप k की कोई भी वैल्यू रख लें, आप इंस्टेबिलिटी को कभी ना कभी रीच कर जाएंगे इन जनरल। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि लीनियराइजेशन एक तो हमें पूरा सोल्यूशन ही दे रही, दूसरे नंबर पे वो हमसे बातें छुपा रही है कि हमने सिस्टम को लीनियराइज किया और उसने कहा जी बेहतरीन हो गया सिस्टम, बट एक्चुअली सिस्टम बेहतरीन नहीं हुआ। तो अगर आप लीनियराइजेशन पे ही लगे रहेंगे और एक्चुअल सिस्टम नॉन लीनियर को भूले रहेंगे, तो फिर यू मे लीड टू डिजास्टर्स। तो इसलिए हमें जब भी हम लीनियराइज करके चेक करें, हमें हमेशा एक्चुअल सिस्टम भी देखना पड़ेगा, एक्चुअल सिस्टम भी सही रह रहा है या सिर्फ हमारा लेट्स से ट्रांसफर फंक्शन रूट लोकस या स्टेट स्पेस में एलक्यूआर ठीक चल रहा है। हमें ये चेक करना है कि एक्चुअल सिस्टम की डायनामिक्स क्या है। तो ये तो हो गई ये बात। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा सोल्यूशन हो सकता है कि हम ग्लोबल स्टेबलाइजेशन अचीव कर सकें फॉर दिस सिस्टम। अच्छा, वेल ऑफ कोर्स वी कैन। अब हम एक नॉनलीनियर कंट्रोल लगा लेते हैं। नॉनलीनियर कंट्रोल क्या है, u इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसको हम नॉन लीनियर क्यों कह रहे हैं? नॉन लीनियर इसलिए कह रहे हैं
कि अगर अगर u प्रोपोर्शनल हो x के तो ये तो हो गया लीनियर, x बढ़ाएं डबल कर दें u भी डबल हो जाएगा। बट नाउ इसके अंदर एक x स्क्वायर की टर्म है, तो आपने x को डबल किया तो ये वाली टर्म तो डबल हो गई, लेकिन x स्क्वायर क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया, तो u काफी ज्यादा लेट्स से डिफरेंट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग ट्वाइस। तो बेसिकली कहना ही मैं ये चाहता हूँ कि इट इज अ नॉन लीनियर कंट्रोल, इट इज नॉट अ लीनियर कंट्रोल। ठीक है, ये बात क्लियर है? जी सर। सही हो गया। सो नॉन लीनियर कंट्रोल है एंड ये चीज है। अच्छा, अब हम इस नॉन लीनियर कंट्रोल को प्लग इन करके क्लोज लूप डायनामिक्स चेक करते हैं। अगर आपको याद हो पहले एक्स स्क्वायर था प्लस के साथ, अब ये माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा उधर और उसको उड़ा देगा एंड पीछे क्या रह जाएगा? पीछे रह जाएगा एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। लेकिन नोट करने की बात ये है कि ये नॉन लीनियर सिस्टम की डायनामिक्स है, एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये लीनियर सिस्टम की डायनामिक्स नहीं है। असल में यूं देख लीजिए कि सिस्टम था नॉन लीनियर। अगर आपने कंट्रोल लीनियर लगाया था पिछली स्लाइड में तो वो काम खराब हो रहा था, लोकली ठीक था, दूर जाके खराब हो जाता था। अब चूंकि नॉन लीनियर सिस्टम है, अब आपने इसका कंट्रोल भी नॉन लीनियर लगा दिया है, जिसका वो कहें समझें कि वो कहते हैं जहर को मारने के लिए जहर की जरूरत पड़ती है। तो नॉन लीनियर सिस्टम इज लाइक अ जहर, उसको मारने के लिए आपने एक और जहर डाल दिया कंट्रोल के अंदर, तो वो नॉन लीनियरिटीज ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब जब वो कैंसिल हो गई तो आपको जो सिस्टम मिल गया एंड पे वो लीनियर है। ये बड़ी मजे की बात है। अब क्या है, एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। It is linear and it makes the origin globally exponentially stable. अब इसको आप देखें, this is perhaps the best form of stability, global exponential stability। Lyapunov stability का जो कबीला है उसके अंदर best form of stability यही है कि global stability हो और exponential stability हो। एक asymptotic stability है, उसका मतलब है slowly slowly आप आ जाएंगे। exponential stability मैंने बताया हो ना, exponential stability का नहीं सर सर। कुछ बताया था जब हमारी क्लास से शुरू हुई थी। अच्छा अच्छा, चलें उसमें से अगर आप रिवाइज कर दें तो। नहीं, इसमें कोई ज्यादा नहीं है, उसकी एक बस डेफिनेशन है, वो ये है कि आपकी जो लेट्स से स्टेट है ना, इट इट कन्वर्जेस एक्सपोनेंशियली। कन्वर्ज करने के तो कई तरीके होते हैं, स्लोली स्लोली भी तो कन्वर्ज कर सकती है कोई चीज, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियली कन्वर्ज करेगी तो दैट इज अ फास्टर रेट, कि आप बड़ी तेजी से कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो लीनियर सिस्टम जब होते हैं ना, वो जब भी वो स्टेबल होते हैं, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होते हैं, तो वो एक्सपोनेंशियली स्टेबल होते हैं, वो बड़ी तेजी से नीचे आते हैं। जो लेकिन नॉन लीनियर सिस्टम्स होते हैं, जब वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होते हैं तो इसका मतलब होता है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस तो आ जाएंगे, लेकिन कितनी तेजी से वापस आएंगे इसका ना पूछे। सो लीनियर सिस्टम जब भी ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा तो एक्सपोनेंशियली स्टेबल होगा, यानी कि वो एक्सपोनेंट के साथ एक वापस आएगा। एंड आपने कोरोना के सिलसिले में पढ़ तो लिया होगा कि एक्सपोनेंशियल प्लॉट्स किस तरह के होते हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं एंड बहुत तेजी से नीचे आते हैं। तो यस जाहिर है कि हम ये चाहते हैं कि एक्सपोनेंशियली स्टेबल हो। ठीक है, एंड सर। एक्चुअली हाँ बोलें। सर जो आपने अभी यहाँ पे नॉन लीनियर कंट्रोल में जो इनपुट लिया यू, हम्म, ये मेथड सेम वो वाला नहीं है जो हमने लैपटॉप में भी कंट्रोल ल्यापनोव में यार वो हमने ल्यापनोव फंक्शन बनाया था ना, उसमें फिर हमने उसको कंट्रोल या सेटिस्फाई। अपना फंक्शन जो पड़ा था, ये हाँ उससे हाँ, थोड़ा लेकिन रिजेंबलिंग नहीं है? यार रिजेंबलिंग तो शायद हो, हर चीज ही रिजेंबल करती है, लेकिन अब आप ये देखिए ना कि इसमें हमने कोई ल्यापनोव फंक्शन वगैरह नहीं बनाया, हमने ऐसे अंदाजे से ही कहा है कि लेट्स से एक्स स्क्वायर की टर्म है उसको इससे काट देते हैं, लीनियर बना देते हैं। ठीक 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 कोई ठीक। हमने ल्यापनोव फंक्शन तो नहीं ना जनरेट किया वहां पे, तो हम नहीं नहीं, ल्यापनोव वो फंक्शन नहीं जनरेट, किया। हाँ हाँ, तो वो यस। एक एक जरा बड़ा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर का अपना फायदा है। ठीक है, तो लेट्स से उसके ऊपर भी हम थोड़ा आगे चल के कमेंट करेंगे। बट यस, दिस इज अनदर मेथड जिसको हम आगे चल के देखेंगे, डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि इसकी थोड़ी, ये तो अभी एक सिंपल एग्जांपल है ना, इसलिए आपको लग रहा है ये मिलता जुलता है, बट आगे चल के आप देखेंगे इट इज इन जनरल डिफरेंट, ऑल ठीक। दो कुछ सिमिलैरिटीज रहती हैं दोनों के अंदर। तो सही है अब सही है। हमने क्या किया, नॉन लीनियर सिस्टम था, हमने नॉन लीनियर कंट्रोल लगाया, हमें क्या मिल गया, हमें जी लीनियर क्लोज लूप डायनामिक्स मिल गई, ग्लोबल एक्सपोनेंशियल स्टेबिलिटी मिल गई। अब इसमें एक्स की जो मर्जी वैल्यू हो, आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल रहेगा, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। तो आपके सारे मसले सॉल्व हो गए। सो इसको अब हम देखते हैं कि लेट्स से इन जनरल सिस्टम्स पे किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। इस एग्जांपल पे तो आपको समझ आ गई ना कि लीनियराइज मॉडल के ऊपर कंट्रोल लगाना और चीज़ है, एंड लेट्स से नॉन लीनियर मॉडल को देखना कि वो ग्लोबली स्टेबल हो, वो एक और चीज़ है। ये समझ आ गई आपको? यस जी सर। सर। अच्छा, इसमें आइडिया बस सिर्फ ये है कि आपके सिस्टम में नॉन लीनियरिटी होगी इन जनरल, उस नॉन लीनियरिटी को आपने कंट्रोल से कैंसिल कर देना। तो नॉन लीनियरिटी थी सिस्टम में,
डायनामिक्स में आपने इनपुट में भी नॉन लीनियरिटी डाल दी ताकि उस नॉन लीनियरिटी के ऑपोजिट साइन के साथ है उसको खा जाएगी, तो उस नॉन लीनियरिटी को उसने खत्म कर दिया, तो फायदा क्या हुआ आपको? फायदा ये हुआ कि सिस्टम लीनियर हो गया। ठीक है, सो कैंसलिंग नॉन लीनियरिटी इज द थीम। अच्छा, अब हम ये चलते हैं कि अगर हमारा सिस्टम ये है x डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी यू, ये हमारा लीनियर सिस्टम होता था। इसमें अगर a और b का जो पेयर है, a डायनामिक्स बता रहा है, b इनपुट का कंट्रीब्यूशन बता रहा है, इससे हम कंट्रोलेबिलिटी चेक करते होते थे। लीनियर सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी अगर आप याद करें, हमने थोड़ा पहले देखा था, वो किस पे डिपेंड करी थी? a b a स्क्वायर b और इस तरह से। तो अगर उसका रैंक वगैरह ठीक आ जाए उस मैट्रिक्स का, तो हम कहेंगे सिस्टम इज कंट्रोलेबल। एक और चीज होती है स्टेबलाइजेबल, वो मैं अगले एमसीटी में पढ़ाऊंगा आपको। So if A and B का pair is controllable, we can find controller K, which makes the closed loop dynamics asymptotically stable with U is equal to minus KX. तो बेसिकली आपका लीनियर सिस्टम था x डॉट इज इक्वल टू AX प्लस BU। आपने U इज इक्वल टू माइनस KX जब लगाया, तो ऊपर की जो डायनामिक्स है उसको आप इकट्ठा कर लें, तो आपके पास रह जाएगा x डॉट इज इक्वल टू A माइनस B के इंटू एक्स। ठीक है, इट्स जस्ट वन स्टेप, आपको एग्जैक्टली यही चीज मिल जाएगी। अब आप क्या चाहते हैं कि अब आप ये चाहते हैं कि पहले आपकी ए की आइगन वैल्यूज जो भी थी, अब आपका ये जो नया मैट्रिक्स है डायनामिक्स का ए माइनस बी के, इसकी आइगन वैल्यूज स्ट्रिक्टली नेगेटिव होनी चाहिए। क्योंकि स्ट्रिक्टली नेगेटिव होंगी तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा सिस्टम, लीनियर सिस्टम में। एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी का मतलब मैंने आपको जैसे कहा है कि लीनियर सिस्टम में एसिम्प्टोटिकली स्टेबल का मतलब एक्सपोनेंशियली स्टेबल। तो ये तो बड़ा अच्छा सीन है। अच्छा, टिपिकल मेथड्स क्या हैं? आइगन वैल्यू असाइनमेंट, आइगन वेक्टर असाइनमेंट, LQR, H इंफिनिटी कंट्रोल, इन चीज़ों के ऊपर हम जरा बात करेंगे एमसीटी के अंदर। सो देयर आर मेथड्स। तो आपके पास एक लीनियर सिस्टम है, लीनियर सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी चेक करना भी आसान है। उसके ऊपर ये एक स्टेट फीडबैक कंट्रोल लगा दें आप, तो आपको जो क्लोज लूप डायनामिक्स है वो ये मिल जाएगी। एंड इसको स्टेबल करना बड़ा आसान काम है अगर अगर ये कंट्रोलेबल हो, कोई मसले की बात है ही नहीं। मसला कहाँ से आता है? मसला ये आता है कि इन जनरल हमारा जो सिस्टम है ना, वो तो होता ही नॉन लीनियर है। हमें उसको लीनियर बनाना कैसे है? वेल, एक तरीका तो हमने देखा है लीनियर बनाने का कि सिस्टम को लीनियराइज कर लें। लेकिन हमने अभी इसी पिछली एग्जांपल में देखा है कि सिस्टम लीनियराइज कर भी लेंगे तो हमें लगेगा कि सिस्टम ठीक हो गया है, लेकिन असल में सिस्टम में जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं वो मसला कर देंगी बाद में जाके। एक्स एक्स स्क्वायर गायब हो गया था ना लीनियराइज्ड में, लेकिन जब आपने देखा है कि वो हायर ऑर्डर टर्म थी, एंड जब आप एक्चुअल सिस्टम में इस कंट्रोल को लगाएंगे तो वो मसला कर देगी वो टर्म गायब करने का ये मतलब नहीं वो टर्म आपके सिस्टम से गायब हो गई है, वो आपके एनालिसिस से गायब हुई थी सिर्फ। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हमने देख लिया वो अप्रोच कभी कभी काम चला सकती है और लोकल अप्रोच है, वो ग्लोबल नहीं। अगर हम उसके बाद जो एग्जांपल देखी थी कि नॉन लीनियरिटी को कैंसिल कर दें, फिर तो आपका सिस्टम लीनियर हो जाएगा। एंड जब सिस्टम लीनियर हो गया तो फिर आप सारे मेथड लगाएं, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो ग्लोबल एक्सपोनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। ठीक हो गया। सो दिस इज द आइडिया। अब हम जरा आते हैं कि जी लीनियराइज सिस्टम सिर्फ लोकल स्टेबिलिटी देता है, लेकिन अगर हम नॉन लीनियरिटी को कैंसिल ही कर डालें और हमें एंड पे लीनियर सिस्टम मिल जाए, देन वी गेट एवरीथिंग। अच्छा जी, अब फीडबैक लिनियराइजेशन का कुछ एसेंस की बात करते हैं। सो व्हाट इज द एसेंस? x डॉट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x इनटू u, y इज इक्वल टू h ऑफ x, f ऑफ 0 इज 0। ये हम कह रहे हैं कि अगर x 0 होगा तो यानी कि इसका ये कहने का मतलब है कि ओरिजिन इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, एंड ये साइजेस बता रहा है कि u का क्या, x का क्या साइज है? वेल, n डायमेंशनल वेक्टर है, u इज m डायमेंशनल वेक्टर एंड y इज p डायमेंशनल वेक्टर। इन जनरल मीमो सिस्टम होगा ना हमारा। अच्छा, अब हम सपोज ये कहते हैं कि देयर इज अ चेंज ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्स द सिस्टम, ये जो ऊपर वाला है, इनटू दिस x डॉट इज इक्वल टू a, सॉरी ये मेरे से गलती होगी, z डॉट होना चाहिए था, नहीं, that transforms the system into, yes, this should be z dot, because z is equal to t of x है ना। तो आपने t of x अप्लाई कर दी, इधर भी इस इक्वेशन के हर जगह पे आपने अप्लाई कर दी t of x, यानी बेसिकली लेफ्ट साइड को भी मल्टीप्लाई किया एंड राइट साइड को भी। तो जब आपने किया तो ये z डॉट हो गया, z डॉट इज इक्वल टू a z प्लस b इंटू ये कुछ आगे टर्म्स रह गए। ठीक है, सो अगर हम ये अचीव कर लें, सर फिर ये क्या? दोबारा रिपीट कर काइंडली।
देखें कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ये है कि आपका सिस्टम एक्स की फॉर्म में था, अब आपने उसको जी की फॉर्म में लिख लेना है, कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अब वो कहाँ से आएगी हम अभी आगे चल के देखेंगे। अभी आप ये समझें कि किसी ने आपको एक फॉर्मूला दिया कि एक्स की जगह पे आप लेट से जी स्क्वायर लगा दें या जी स्क्वायर प्लस 6 लगा दें या कुछ ऐसा लगा दें। तो वो फॉर्मूला दिया आपने, वो फॉर्मूला हर जगह डाल दिया, तो आपको नई इक्वेशन क्या मिल गई, जी डॉट इज इक्वल टू ए जी प्लस बी इंटू ये कुछ टर्म्स हैं इंटू यू। अब ए और बी कंट्रोलेबल है इस लेट्स से ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, एंड रो इज नॉन सिंगुलर। रो नॉन सिंगुलर होना क्यों जरूरी है वो भी हम एक मिनट में देखते हैं। फिर हम ये कर सकते हैं कि u की जगह अगर मैं ये चीज प्लग इन कर दूं, रो इनवर्स इंटू माइनस ए ऑफ एक्स प्लस वी, तो क्या हो जाएगा, रो इनवर्स मल्टीप्लाई होगा रो के साथ, खत्म हो जाएगा रो, तो पीछे क्या रह जाएगा माइनस अल्फा प्लस वी, माइनस अल्फा और प्लस अल्फा ऐड होके जीरो बन जाएंगे। तो बेसिकली क्या मिल जाएगा आपको, जी डॉट इज इक्वल टू ए जी प्लस पी वी। चले थे हम नॉन लीनियर सिस्टम से, आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, वो इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसको कंट्रोलर फॉर्म कहते हैं अगर आप याद रखना चाहते हैं इन अ लॉट ऑफ सिस्टम्स। ये सिस्टम जिसके अंदर आपने x की जगह जी स्क्वायर जी फाइव कुछ भी डाल दिया, जो कि आपको किसी ने बताया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन डाल दो, x की जगह ये z डाल दो, आपने वो z's की वैल्यूज डाली हैं, बाकी इक्वेशन x की टर्म्स में नहीं रह गई, अब आपकी एक टर्म इक्वेशन आ गई z की टर्म्स में। जब z की टर्म्स में आ गई और इस शक्ल में आ गई, तो अब आपको पता है कि आप u की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये सारी टर्म्स जो हैं वो लीनियर हो जाए। और वो जाहिर है क्या तरीका है कि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, वो उड़ जाएगी, जो चीज़ ऐड हो रही है उसको माइनस कर दें, वो कैंसिल हो जाएगी। सो दो टाइप की नॉन लिनियरिटीज जो भी हैं वो आपने इस तरह से खा, लेट्स से आपके ये इनपुट खा गए। अब आपको क्या मिल गया, अब आपको जो सिस्टम मिला दिस इज लीनियर। अभी अगर आप याद करें जो पिछली एग्जांपल हम देख रहे थे, पिछली एग्जांपल में हमारा सिस्टम ऑलरेडी इस फॉर्म में था, ठीक है, कि ए जी प्लस एक्स स्क्वायर था, तो हमने सॉरी उसमें था एक्स स्क्वायर प्लस यू था, तो वो ऑलरेडी बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म थी, तो हमने इसलिए उसको लेट से ज़बानी ही कर दिया था। लेकिन इन जनरल जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा उसको हम टू स्टेप्स करेंगे। एक तो हम पहले एक्स डॉट से हम उसको जी डॉट में लेकर आएंगे इस फॉर्म में, तो वो जी डॉट में आ जाएगा, फिर हम ये वाली जो चीज़ें हैं इनको हम यू की ये वैल्यूज लगाएंगे, तो ये सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी और हमें ये मिल जाएगा, लीनियर सिस्टम मिल जाएगा। यहाँ तक समझ आई या नहीं आई? आगे करा दिया है। ठीक हो गया, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस मैं आपसे जरा चाह रहा हूँ क्लियर हो जाए, बिकॉज सिंपल चीज़ है तो अच्छे से समझे। सो ये हो गया लीनियर सिस्टम। जब एक दफा हमें ये लीनियर सिस्टम मिल गया ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे इसके ऊपर लीनियर कंट्रोल लगाएंगे। वो क्या है, वो है v इज इक्वल टू माइनस के जी, ठीक है। पहले हमने u इज इक्वल टू माइनस के एक्स लगाया था, लेकिन अब हमारे पास x की टर्म्स में तो इक्वेशन ही नहीं है, अब तो z की टर्म्स में है, तो हम माइनस के जी लगा देंगे। एंड जो यहाँ पे कंट्रोल है वो हमारा v है, हमने ये लगा दिया। एंड डिजाइन के को हमने इस तरह से सिलेक्ट करना है कि वो जो आइगन वैल्यूज है a माइनस बी के की, ये आइगन वैल्यूज क्यों है, क्योंकि ये हमारे क्लोज लूप डायनामिक्स है, पीछे मैंने वो आपको दिखाया था कि ये क्या चीज़ है। तो इसकी आइगन वैल्यूज नेगेटिव कर दें। जब ये नेगेटिव कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, पहले हमारा जो क्लोज लूप सिस्टम है वो स्टेबल हो जाएगा। एंड मैंने आपको एसिम्प्टोटिकली स्टेबल हो जाएगा इनफैक्ट, क्योंकि नेगेटिव आपने कर दी ना, अगर आप इक्वल टू और लेस देन जीरो करते फिर ये होती स्टेबल। अब ये आपने स्ट्रिक्टली नेगेटिव कर दिया तो इसका मतलब है इट इज एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। मैंने भी आपको बताया जब लीनियर सिस्टम इज एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, इट इज ग्लोबली स्टेबल, एंड नॉट ओनली लेट्स से ग्लोबली स्टेबल, इट इज ग्लोबली एक्सपोनेंशियली स्टेबल अगर ये लीनियर सिस्टम है। तो इसका ओरिजिन जो है वो ठीक है। तो आपने देखें दो स्टेप्स तो किए छोटे छोटे, एक आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई। अब आप को मैं बताता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, बट ट्रांसफॉर्मेशन आपने लगा ली, आप आ गए इस सिस्टम पे। इस सिस्टम के अंदर आपने कुछ इंटेलिजेंटली इनपुट ऐसी लगाई कि वो आपको लीनियर सिस्टम मिल गया। जब लीनियर सिस्टम मिल गया फिर मैं आपको क्या ही बताऊं, ये तो बहुत ही सिंपल है जो मैं बैचलर्स के कंट्रोल में पढ़ा रहा हूँ, कि आपने लीनियर कंट्रोल मेथड लगाया, उसकी आइगन वैल्यूज को आपने लेफ्ट हाफ प्लेन में प्लेस कर दिया या उसके पोल्स को लेफ्ट हाफ प्लेन में प्लेस कर दिया। जब ये काम हो गया इट मींस एवरीथिंग इज डन, ग्लोबली एक्सपोनेंशियली स्टेबल ओरिजिन आपको मिल गया। सो अब हम जरा देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसकी एक्चुअल क्लोज लूप डायनामिक्स क्या बनी। एक्स डॉट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस, ये तो वो वाला फॉर्मूला है जो हमने अभी देखा था। हम इसको क्या कहते हैं, अच्छा इसमें सिर्फ ये है कि
v इज इक्वल टू माइनस के जी था, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने जहाँ पे v आ रहा है ना, हमने इसको माइनस के जी प्लग इन कर देना। तो बाकी सारी चीजें द रिजल्ट ये स्टेप मैं आपको देख के बता दूंगा इसमें क्या है, बट अगर हम इसको कंप्यूट करें तो आएगा ये से कि एग्जैक्टली। सो एक्स डॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को हमने सी कह दिया क्योंकि क्लोज लूप डायनामिक्स है, ठीक है। सो एक्स डॉट इज इक्वल टू इसकी जो क्लोज लूप की है इसके अंदर हमने वी की वैल्यू प्लग इन कर दी है विच इज माइनस के वी, ठीक है। जब हम ये वैल्यू प्लग इन कर देंगे तो हमें ये क्लोज लूप डायनामिक्स जो मिलेगी वो ये वाली है। जब हमें ये क्लोज लूप डायनामिक्स मिल गई है तो अब हम इसको जरा इसकी स्टेबिलिटी देख सकते हैं। जब इसकी हम स्टेबिलिटी देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखें z इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स है, इसके ऊपर आप लेट्स से इसको डेरिवेटिव लेने की कोशिश करें तो आपको ये पता चलेगा कि z डॉट इज इक्वल टू दोनों साइडों का डेरिवेटिव लेना, तो z डॉट किसके इक्वल होगा, तो ये होगा कि पार्शियल t बाय पार्शियल x इनटू x डॉट, ठीक है। चेन रूल लगाएं, चेन रूल लगाया तो आप यहाँ आ गए। जब यहाँ आएंगे तो हमें पता है ये पार्शियल t ओवर पार्शियल x क्या है, वेल हम ये इसकी वैल्यूज प्लग इन कर सकते हैं, इसी तरह से ये प्लग इन कर सकते हैं। सो इवेंचुअली हमें जो मिलेगा जो डायनामिक्स है वो ये मिल जाएगी। इस डायनामिक्स में अगर ये j जो है चूंकि इसका हम इन्वर्स ले रहे हैं इसको नॉन सिंगुलर होना चाहिए, बिकॉज अगर ये सिंगुलर होगा तो आप इसका इन्वर्स नहीं ले सकेंगे। तो आप इसका इन्वर्स लेंगे तो इससे एक्चुअली ये पता ये चलता है कि हमारा जो ओरिजिन है ये स्टेबल है। अच्छा, इसमें एक दो चीजें मिसिंग है वो मैं स्लाइड्स में डाल दूंगा तो फिर वो कंपटीशन में जरा क्लियर हो जाएंगे। सो द ओरिजिन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इज एक्सपोनेंशियली स्टेबल। तो हम जो चीज चाहते थे कि ना सिर्फ हमारा जो लीनियराइज सिस्टम है, स्लाइड्स हैंडआउट फॉर्म वाली अगर अपलोड कर देना तो हाँ बिल्कुल वो मैं उसमें कर दूंगा, मुझे मैं लिख लेता हूँ, मैं उसमें कर दूंगा। आपने मुझे लास्ट टाइम भी बताया था लेकिन सॉरी पिछली मुझे वाली बात, भी सारी। हाँ मैं पिछली भी कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू। पॉइंट। अच्छा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आप बेहतर है कि इसी से देखते रहें, बिकॉज ये मेरा मैं कोर्स पहली दफ़ा पढ़ा रहा हूँ तो स्लाइड्स में छोटी मोटी जो गलतियाँ जिस तरह से अभी ये कुछ चीज़ें हैं इसमें मैंने क्लियर नहीं की हैं, ये भी मैं डाल देता हूँ ना, ताकि आप मेरा ख्याल है प्रिंट अभी ना लें, इसकी बजाय अगर आप किसी तरह स्क्रीन पर पढ़ सकें तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो दिस इज माई सजेशन। बाकी आप देखें कि आप चाहें तो प्रिंट ले लें, बाद में उसको करेक्शन कर लें, बट मैं मुझे थोड़ी थोड़ी गलतियाँ नज़र आती रहती हैं, मैं पिछलियों को भी ठीक करता रहता हूँ, तो देख लें जैसे भी आप मुनासिब समझें। तो अच्छा, सो अब हमने ये देखा कि ओरिजिन जो है क्लोज लूप सिस्टम का वो तो एक्सपोनेंशियली स्टेबल है, लेकिन इन जनरल इज द ओरिजिन ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल? बिकॉज ये देखिए ये एक्सपोनेंशियली स्टेबल है लेकिन ग्लोबली एक्सपोनेंशियली स्टेबल नहीं है। जो लीनियराइज सिस्टम था, नोट करें, फीडबैक लीनियराइज्ड सिस्टम जो था इसका ओरिजिन तो ग्लोबल एक्सपोनेंशियली स्टेबल था, लेकिन जो ओरिजिनल क्लोज लूप सिस्टम है दिस इज एक्सपोनेंशियली स्टेबल, लेकिन ये ग्लोबल एक्सपोनेंशियल स्टेबिलिटी है नहीं, इन जनरल ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये कब होगा? द ओरिजिन इज ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल इफ टी ऑफ एक्स इज ग्लोबल डिफ्यूमॉर्फिज्म, ठीक है। कि अगर हमारा ये जो टी एफ एक्स है जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है वो डिफ्यूमॉर्फिज्म, डिफ्यूमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि इफ लेट्स से जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसको आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और उसका इनवर्स जो है वो भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक। सो इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन which is differentiable and its inverse is also differentiable, तो फिर हम कहते हैं इसको डिफ्यूमॉर्फिज्म है। तो अगर टी ऑफ एक्स ये वाली क्वालिटीज पूरी करता होगा एंड बाकी आपने उसका डिजाइन ठीक कर लिया तो देन यू कैन से दैट द ओरिजिन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इज ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। अच्छा, ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल क्यों है? क्योंकि नॉन लीनियर सिस्टम है। इसके लिए ऊपर अगर एक्सपोनेंशियल स्टेबिलिटी दिखानी है तो वो थोड़ा सा टेक्निकल काम है, इन जनरल वो इतना आसान नहीं। तो हम ग्लोबल एसिम्प्टोटिकली स्टेबल कर दें नॉन लीनियर सिस्टम को तो यूजुअली दिस इज आल्सो गुड, बिकॉज एक्सपोनेंशियल स्टेबिलिटी एक नॉन लीनियर सिस्टम की ऊपर लगाना इट्स इट्स नॉट अ ट्रिवियल टास्क, ठीक हो गया जी। सो अब आइडिया ये है
कि हमारे पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ये है कि हमारा जो सिस्टम था वो ये था, नॉन लीनियर सिस्टम। इसको आप u देते थे एंड y मिल जाता था आपको। इसमें से x जो स्टेट है, मैंने शायद आपको पहले बताया नहीं, स्टेट इन जनरल अवेलेबल नहीं होती, आप इनपुट डालते हैं आउटपुट आ जाती है, बट सम हाउ वी इमेजिन, वी अज्यूम कि हमें स्टेट मिल गई है किसी तरह, हमने इसके अंदर से कोई तार निकाल के स्टेट निकाल लिया सिस्टम से। फिर हमें क्या करना है? वेल अगर आप याद करें तो हमने क्या था कि x के ऊपर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे आपको z मिल जाएगा, ये हो गई बात। फिर हमने कहा था कि x के ऊपर आप अल्फा अप्लाई करेंगे विद अ नेगेटिव साइन, इसको आप ऐड कर देंगे v के साथ, सॉरी इसको आप ऐड कर देंगे रो इनवर्स u के साथ, तो ये चीज क्या बना देगी, ये सिस्टम को लीनियराइज कर देगी। सो अगर आप देखें तो सिस्टम इज नॉन लीनियर, लेकिन उसके अराउंड आपने एक लूप लगा दिया है विच लूप मेक्स इट लीनियर। एंड इसी के अंदर ये जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है z ऑफ x से t ऑफ x, ये भी नॉन लीनियर है। बेसिकली इस डब्बे के अंदर चीजें नॉन लीनियर है, लेकिन जब आप v से u y को देखेंगे तो आपको लगेगा, सॉरी v से z को देखेंगे तो आपको लगेगा सिस्टम इज लीनियर। अब मैं दोबारा इक्वेशन से आपको दिखाता हूँ। ये सिस्टम था नॉन लीनियर, ये सिस्टम भी नॉन लीनियर है लेकिन एक स्पेशल फॉर्म में है। इसके अंदर आपने जब u के अंदर ये कुछ वैल्यूज प्लग इन कर दी तो फिर आपको जो सिस्टम मिल गया, इट लुक्स लाइक अ लीनियर सिस्टम। इसकी इनपुट है v एंड इसकी जो स्टेट है वो है z। अब हम जरा उस इक्वेशन पे आ जाते हैं। सो ये है u इनपुट, y उसकी आउटपुट है, इसकी x स्टेट है। इस x स्टेट की बेस पे हमने कुछ फंक्शंस बना लिए थे, ये एक दो, जो कैंसिल करके एंड पे u को यूज करते हुए इस सिस्टम को लीनियर कर देते हैं। एंड इसी तरह से अगर आप देखें फ्रॉम इनपुट v टू आउटपुट टू स्टेट z, बिकॉज हमारी नई स्टेट्स क्या है, z है, पुरानी स्टेट थी x, अब नई स्टेट्स में वो z है। फ्रॉम v टू z अब हम देखते हैं कि द सिस्टम इज लीनियराइज्ड। तो अंदर से सिस्टम नॉन लीनियर ही है, लेकिन आपने क्या किया, आपने कहा ये नॉन लीनियर है, आपने कहा कि जिस तरह से जहर को जहर से आप वो दूर कर रहे हैं, तो आपने इसके ऊपर एक और नॉन लीनियर, दो और नॉन लीनियर फंक्शन लगा दी इन जनरल। तो हमारा पिछली एग्जांपल हमने स्टार्ट में देखी, उसके केस में तो एक ही नॉन लीनियर फंक्शन से काम चल गया था, बट इन जनरल अगर आपके पास ज्यादा नॉन लीनियर फंक्शन हो तो आप ये दो चीजें लगाते हैं कि आप पहले स्पेशल फॉर्मेट में लेके जाते हैं उसको, जब उसमें आप ले जाते हैं तो फिर आप जो है वो अल्फा और ये रो इनवर्स, ये दो जब चीजें लगाएंगे तो ये आपकी डायनामिक्स लीनियर हो जाएगी। लेकिन x तो अभी भी v के साथ नॉन लीनियर है, तो आप ये करेंगे x के ऊपर z लगाएंगे, तो फिर क्या होगा, फ्रॉम v टू z द डायनामिक्स इज लीनियर। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया बट चीजें सिंपल ही हैं, तो एक दफा आप इसको जरा अच्छे से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब जब हम देखेंगे इस, जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी वो कट गया था, तो उसका वो टाइम पूरा हो गया था जो हमारा लेट्स से जूम की मीटिंग है, तो इसलिए हम इसको रिज्यूम कर लेते हैं वहीं से जहाँ हमने छोड़ा था। यस, सो ये मैं कह रहा था आपसे कि हमारा सिस्टम असल में तो ये सारा है, लेकिन हम इसको कहते हैं कि चूंकि ये नॉन लीनियर सिस्टम था, हमने एक नॉन लीनियर इनपुट u अप्लाई कर दी, तो अब ये सिस्टम हमें, अगर हम v से देखें और z को देखें, यानी v से सिग्नल डालें और z से देखें, तो हमें लगेगा ये दोनों रिलेशन लीनियर है। वो कैसे लीनियर हो गया, बिकॉज ऑफ कोर्स सिस्टम नॉन लीनियर था, हमने इनपुट भी नॉन लीनियर लगा दी, फिर एक नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा दी, तो अब जाके हमारा सिस्टम ओवरऑल हमें लीनियर नजर आता है। अगर हम इस सारे सिस्टम को सिंपली देखें जो अभी हमें नजर आ रहा है, तो वो क्या है, v था, v से आपने एक दफा इंटीग्रेट किया, zr आ गया, एक दफा और इंटीग्रेट किया, zr-1 आ गया, एंड एंड पे जो आखिरी z था वो y के इक्वल है। तो ये इस तरह से एक चेन ऑफ इंटीग्रेटर्स आपको नजर आएगा। इसके ऊपर मैं थोड़ा आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से आएगा, बट फिलहाल आप ये समझ लें कि हमारी जो इनपुट है v से z तक जो स्टेट्स हैं, ये हमें सारे का सारा सिस्टम लीनियर मिल गया हमें, बट अंदर मत भूलिए अंदर नॉन लीनियर है। एंड इसी की वजह से v से z तक अगर हम देखें तो हमें सिस्टम लगता है ग्लोबली एक्सपोनेंशियली स्टेबल। लेकिन अगर हम इस सारे सिस्टम की स्टेबिलिटी देखें जो अभी हमने पीछे देखी है, तो वो क्या है, वेल दैट सेज कि हमारा सिस्टम इज ओनली एक्सपोनेंशियली स्टेबल, नॉट ग्लोबली एक्सपोनेंशियली स्टेबल। अगर हमें ग्लोबल एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, वेल जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई थी z ऑफ x से t ऑफ x,
This should be a global diffeomorphism, and global diffeomorphism is nothing except a transformation which has an inverse such that the transformation and inverse are both differentiable, continuously differentiable. तो ये डेफिनेशन है। ठीक हो गया, ये तो साइंस। अब आप कहेंगे जी बड़ा मुश्किल काम कर दिया आपने। वेल एक्चुअली द इम्प्लीमेंटेशन इज क्वाइट इजी, स्पेशली जिस तरह से हम करने जा रहे हैं। वो ये है कि ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर है, क्या बताएंगे आप लोग? नॉन लीनियर है जी, और बड़ा खतरनाक नॉन लीनियर है। अगर आप देखें कि एक तो इसमें थीटा है कोई एक चीज, एंड वो मल्टीप्लाई किस चीज से हो रही है, वो x1 क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, एंड बाकी तो चलें उसमें लीनियरली ऐड हो रही है टर्म। तो ये इंतहाई खतरनाक टर्म है जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है। अब हम जरा प्रोसेस लगाना चाहते हैं, एंड इसके लिए लकीली हमारे पास ना, जब आपके पास इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन निकालना बड़ा मुश्किल काम हो, तो मैं उसके लिए फिर आपको मैथमेटिका की नोटबुक प्रोवाइड कर दूंगा। और उसका मैं आपको इसके जब ये एग्जांपल देख लेते हैं तो मैं आपको वहां से दिखाता हूँ। बट व्हाट डू वी डू, सबसे पहले तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ट्रांसफॉर्म अच्छा, उससे भी पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। तो हम ये चेक करते हैं कि सिस्टम इज फीडबैक लीनियराइजेबल, ये है या नहीं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये एक कमांड है, मैं भी आपको उसके बाद दिखाता हूँ किस तरह से लगाई गई है। सिस्टम इज फीडबैकली लीनियराइजेबल, क्योंकि आपने ये कमांड लगाई और पता चल गया कि जी ट्रू। जब ये कमांड लग गई आपको पता चल गया लीनियराइजेबल है, फिर आपने क्या किया, आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगा ली। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये है एस आई एग्जैक्ट स्टेट टू इनपुट, या इनपुट टू स्टेट एग्जैक्ट फीडबैक लीनियराइजेशन। ठीक है, एस आई एग्जैक्ट एफ बी एल ये कमांड है। ये लगाई, इसने हमें टी दे दिया। वो टी क्या है, वो ये है। वो इसका ये मतलब है, टी की मतलब है कि आपने जहां पे एक्स था ना, आपने वहां पे ये वैल्यूज प्लग इन करनी है सारी की सारी। इससे आपको नए कोऑर्डिनेट्स में मिल गई हैं चीज। ठीक है, सो z1 इज इक्वल टू दिस, z2 इज इक्वल टू लेट्स से दिस, z3 इज इक्वल टू दिस। जब आपने ये लगा दिया, फिर क्या होगा, वेल हमें एक इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि हमें कुछ चीज़ें वापस इन्वर्ट भी करनी पड़ जाएंगी। सिर्फ हमें टी तो नहीं चाहिए, हमें इन्वर्जन भी चाहिए टी की। तो उसके लिए हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, और फिर हम उसके बाद सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जब हमने सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया नए कोऑर्डिनेट्स में, तो अब ये सिस्टम है। अब अगर आप नोट करें तो z1 का जो डॉट है वो लेट्स से लीनियर है, z2 का डॉट है लीनियर है, z3 का जो डॉट है इसके अंदर जो टर्म्स आ रही हैं ये नॉन लीनियर है, बिकॉज इसके अंदर z1 z2 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, थीटा आ रहा है, बहुत खतरनाक सूरत हाल है। बट लकीली z3 डॉट में एक इनपुट भी आ रही है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि इनपुट को हम इस सारे जो खतरनाक चीज है इसके इक्वल कर, बिकॉज ये खतरनाक चीज नॉन लीनियर है। एंड अगर हम इनपुट को भी नॉन लीनियर करके इसके इक्वल कर दें तो ये चीज खत्म हो जाएगी। वेल दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू। हम u को इसका इक्वल कर लें, एंड उसके साथ हम एक v भी लगा लें। v क्यों लगाएंगे, बिकॉज ये तो लिनियरिटी कैंसिल करने को यूज हो रही है, फिर हमें सिस्टम को कंट्रोल भी तो करना है ना, इसलिए हम उसमें v भी ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, जब आपने ये कर दिया तो अब देखिए, अब सिस्टम लीनियर है नॉन लीनियर है? अब तो इंतहाई मासूमाना किस्म का सिस्टम बन गया, जो इंतहाई शदीद लीनियर, इंतहाई लेट्स से इजी टू डील विद है। इस सिस्टम के तो लेट्स से इट्स अ वेरी वेरी सिंपल सिस्टम। अगर आप नोट करें तो इट इज अ चेन ऑफ इंटीग्रेटर। चेन ऑफ इंटीग्रेटर का क्या मतलब है कि z1 डॉट इज इक्वल टू z2, z2 डॉट इज इक्वल टू z3, z3 डॉट इज इक्वल टू इनपुट। तो इससे ज्यादा सिंपल सिस्टम एक थ्री डायमेंशन में थ्री स्टेट्स के साथ तो शायद, और एक इनपुट के साथ मुझे नहीं लगता हो भी सकता है। तो मेरा ख्याल है जो सिंपलेस्ट फॉर्म थी आपको उस तरह से मिल गया। लेकिन इसमें मत भूलिए कि इसके अंदर दफन है दो नॉन लीनियरिटीज। पहले एक नॉन लीनियरिटी थी, उसके साथ आपने उसको मारने के लिए एक और भेज दी। तो अब वो दोनों हैं तो अंदर, आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन वो हैं सही अंदर। एंड उसकी वजह से जब आप इस सिस्टम को जब आप कर लेंगे लेट्स से कंट्रोल, और इसको आप ग्लोबली एक्सपोनेंशियली स्टेबल कर लेंगे, तो हमें उन नॉन लीनियरिटीज की वजह से ग्लोबल एक्सपोनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी अपने सिस्टम में। हमें क्या मिलेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी लोकल। अगर हम चाहते हैं कि हमें ग्लोबल एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी मिले, तो फिर हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, जो जो ये वाली है, हमें ये मेक श्योर करना है कि सॉरी, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि ये
हमें मेक श्योर करना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दिस इज डिफरेंशिएबल। मुझे तो लगता है इट इज डिफरेंशिएबल, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद इट। अच्छा, इसका इन्वर्स भी हमें देखना है। इसका इन्वर्स यहाँ पे अभी हमारे पास नहीं है, बट हमने कैलकुलेट किया हुआ है मैथमेटिका में। एंड हम चेक कर लें कि अगर इसको भी आप वो कर सकते हैं डिफरेंशिएट, और उसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फिर आपको क्या मिलेगा? फिर आपको ये मिलेगा कि इफ दिस लीनियर सिस्टम इज ग्लोबली एक्सपोनेंशियली स्टेबल, या सिर्फ लेट्स से स्ट्रिक्टली स्टेबल, आप इसकी आइगन वैल्यूज को लेफ्ट हाफ प्लेन में डाल दें, तो फिर आपको क्या मिलेगा? नॉन लीनियर सिस्टम। और अगर आपका टी ऑफ कोर्स डिफियोमॉर्फिज्म है, तो फिर आपको मिलेगा कि आपका ओवरऑल नॉन लीनियर सिस्टम इज ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। तो ये कुछ चीजें ठीक हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमने अगर कंट्रोल v निकाला इन टर्म्स ऑफ x, तो हम एक इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे v के ऊपर, बिकॉज ये हमें v किस में मिल रहा है? z में। लेकिन हमें v किस में चाहिए? वेल, अभी हम देखते हैं कि वो फिगर में क्या था। हमें v अगर z में चाहिए, जो कि हम इसके ऊपर लगाएं, वो तो हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम v को देखना चाहते हैं कि इन टर्म्स ऑफ x क्या है, फिर हमें लेट्स से अभी हमने v लगाया है इसकी फीडबैक पे। लेकिन अगर हम चाहते हैं यार मैं इतनी कंप्यूटेशन करने की बजाय सिस्टम के ऊपर इसको मैं हटा ही देता हूँ, मैं सीधी की सादी तार लगा के आता हूँ, x के साथ v को जोड़ देता हूँ। वेल, अगर आपने उसके साथ जोड़ना होगा तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वो भी आप कर सकते हैं। एंड उसके करने का तरीका ये है कि आप इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन v के ऊपर लगाएंगे, तो फिर आपको इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगा। फिर आप तार सीधी x से लगाने बजाय आप z कैलकुलेट करें और उससे आगे लें। अच्छा, अब सवाल ये है, अच्छा चलिए मैं अब आपको ये एग्जांपल ना मैथमेटिका में दिखा देता हूँ। ये नजर आ रहे हैं जी आपको, या इसमें कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? और सर ठीक हो गया। सो व्हाट डू वी हैव? हमारे पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम का फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया है, इसका g डिफाइन कर लिया है, इसके हमने वेरिएबल्स कह दिए हैं x1 x2 x3 हैं। एंड हमने सबसे पहले चेक कर लिया है कि फीडबैक लीनियराइजेबल की जो कमांड है वो f g और वेरिएबल्स क्या है। इसको अब हम जरा रन कर लेते हैं। ये कहता है जी ट्रू है, आउटपुट इज ट्रू। इसका मतलब है कि फीडबैक लीनियराइजेबल है। इसका मतलब है हमें ट्रांसफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, कंट्रोल भी मिल जाएगा, जिससे हम ये काम कर लें। हम कहते हैं जी वाह, बड़े मजे हो गए। सो अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए टी ऑफ एक्स। हम उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए अगेन हम वो कमांड लगाते हैं जो हमने स्लाइड में डिस्कस की है। इसने क्या किया है? वेल, इसने हमें ये जो है वो दे दी हैं वैल्यूज। ये वैल्यूज किस चीज की हैं? ये वैल्यूज हैं जी हमारे टी ऑफ एक्स की। इन टी ऑफ एक्स को हम आगे लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं? इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। उसके लिए अगेन एक फॉर्मूला है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें हम वेरिएबल दें, कोऑर्डिनेट्स दें, एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने अभी निकाली है वो डाल दें। जब हम इसको रन करेंगे तो हमें इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज x1 x2 x3 इज इक्वल टू दिस। जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो क्या थी कि आपको z1 इन टर्म्स ऑफ x मिल रहे थे, z1 z2 z3 इन टर्म्स ऑफ x मिल रहे थे। एंड आप देखें जनरली ये ट्रांसफॉर्मेशन नॉन लीनियर है। तो बाय द लुक्स ऑफ इट, इट लुक्स के ये दोनों के दोनों लीनियराइजेशन एंड इसका इनवर्स दोनों डिफरेंशिएबल हैं। इसमें कोई ऐसा स्टेप कोई ऐसी चीज नहीं आ रही कि जिसकी वजह से वो उसकी लेट्स से डिफरेंशिएबिलिटी पे कोई मसला हो। दोनों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब ये दोनों डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो इसका मतलब है हमारी वो जो ग्लोबल एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। अगर हमारा फीडबैक सिस्टम को हम ठीक से चला लेना तो इसका मतलब है वो हम कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमारा ये जो ट्रांसफॉर्म सिस्टम है ये क्या है? इसके लिए हमने एफ जी वेरिएबल्स एंड ये नए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स दे दिए, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन दोनों डाल दिए। तो अब हमारे पास जो नया सिस्टम आ गया वो क्या है? वेल, दिस इज दैट कि हमारा जो नया सिस्टम है वो ये है। ठीक है, इसमें से जो पहली सेट ऑफ लेट से पहला जो मैट्रिक्स है वो क्या बता रहा है? वो हमें एफ बता रहा है। एंड जो दूसरा मैट्रिक्स है वो बता रहा है हमें यू बता रहा है। तो अगर आप देखें z2 z3 3z1 इनटू दिस, ये अगर आप नोट करें तो दिस इज व्हाट वी हैव। अब हमने क्या देखा था? अगर मैं आपको दोबारा वापस उस स्लाइड पे ले जाऊं, हम देख रहे थे हम ये देख रहे थे, ये सारी चीज़ हमने निकाली हुई हैं एंड हम यहाँ पे आ गए थे। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉटन इन मैथमेटिका नोटबुक। मैथमेटिका नोटबुक में हम वो हमें यहाँ तक पहुँचा देगा। और वो जाहिर है कि अब हमें देखते ही नजर आ रहा है कि हमने ये जो नॉन लिनियरिटी है इसको हम किल कैसे कर सकते हैं? इसको हम इससे किल कर सकते हैं।
तो जब हमने इसको किल कर दिया एंड इसमें हमने v ऐड कर दिया, सो दिस इज व्हाट वी गेट। तो इसका कंट्रोल लगाना तो अब लेट्स से बड़ा इजी है, उसके ऊपर भी अभी हम बहुत जरा आगे चल के बात करते हैं कि वो किस तरह से करना है, बट यहाँ तक हो गया तो समझिए सब कुछ हो गया। उसके लिए तो मैटलैब के ऊपर कमांड है प्लेस की। प्लेस की कमांड ये करती है कि वो आपके सिस्टम की आइगन वैल्यूज को अपनी मर्जी की लोकेशन पे प्लेस कर देती है। ये दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, आप LQR लगा सकते हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक रेगुलेटर, जो मैं बैचलर्स वालों को करा रहा हूँ, वो लगा दिया तो फिर भी आपका सारे का सारा सिस्टम जो है वो बेहतरीन तरीके से डील हो जाएगा। ऑलराइट, हमने ये एग्जांपल कर ली। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपका सिस्टम फीडबैक लीनियराइजेबल होगा एंड किस केस के अंदर आपको आपका सिस्टम फीडबैक लीनियराइजेबल नहीं होगा। वेल शॉर्ट आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, मैथमेटिका में आपके पास ये टूल अवेलेबल है, बट एज आई सेड अर्लियर मैथमेटिका के ऊपर रिलाई ना कीजिएगा, बिकॉज फिर लेट्स से आपकी सारी इंसाइट ही खत्म हो जाएगी। सो बेसिक कैलकुलेशंस को आप हाथ से करके जरूर देखें। सो सिंपलेस्ट सिस्टम्स को आप ट्राई करें वो हाथ से ही करें, जिस तरह हमने शुरू में एग्जांपल लिखे हैं, इसी तरह से छोटे मोटे कुछ और प्रॉब्लम्स उनको आप पहले हाथ से करें। जब आपको पता चल जाएगा इसमें मैकेनिक्स क्या चल रही है, उसके बाद आप चाहें तो जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स हैं उनके ऊपर आप मैथमेटिका से डील कर लें। फॉर एग्जांपल अब ये सिस्टम है, इसके अंदर 3x3 के मैट्रिसेस होंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, तो इसके केस में आपको फायदा जाहिर है। तो आपके इसी तरह एरोस्पेस में तो 8-10 ऑर्डर के सिस्टम तो बड़े नॉर्मल हैं, तो हमारे पास जो बड़े सिस्टम्स होंगे उनके ऊपर आप मैथमेटिका से हेल्प ले लें। लेकिन अगर आपने हाथ से नहीं सॉल्व किया होगा तो फिर कई दफ़ा आप ऐसी गलती कर जाएंगे जो कि लेट्स से लोग करते हैं। सो अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स थिंक कि मैथमेटिका सॉरी मैटलैब जब कंट्रोल डिजाइन कर देता है तो मेरा ख्याल है कमांड याद कर लें और दैट्स इट। बट वो कमांड लगाते लगाते ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि बाद में वो जोक बन जाती होती हैं चीज़ें। तो इसलिए वो आई होप कि आप जोक बनने से ज़रा परहेज करेंगे और आप सिंपल सिस्टम्स को एक दफ़ा करके अपनी इंट्यूशन बिल्ड कर लें, तो वो बिल्ड हो जाएगी। फिर let's say there are a lot of tools which are available. Mathematica is a very powerful tool. अच्छा, ये जो मैं आपको नोटबुक दिखा रहा हूँ ना मैथमेटिका की, ये मैं आपको दे दूंगा, so you can have this notebook एंड इसके अंदर चाहें तो आप इसी मेरी कमांड्स को कॉपी कर लें एंड इनके बाद आप किसी नए सिस्टम की वेरिएबल्स ऐड कर दें एंड आपको वो नया सिस्टम मिल जाएगा। सो आपको ये सारा याद करने की भी जरूरत नहीं है। सो यू कैन हैव दिस इन योर फ्री टाइम, बट बेसिक चीज़ें समझ लें, बिकॉज एंड पे मैं जब आपको टेक होम एग्जाम दूंगा तो उसके बाद भी मैं आपसे वो डिस्कस जरूर करूंगा कि ये बताएं आपने क्या किया। तो फिर अगर आपने बिल्कुल ही वो बटन दबाने वाली इंजीनियरिंग की होगी तो फिर आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बटन दबाने वाली इंजीनियरिंग जो है ना वो बड़ी खतरनाक हो सकती है। सो आई वुड लेट्स से ट्राई टू कन्विंस यू कि आप थोड़ा सा पहले हाथ से कर लें। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। सो हम एक चीज़ को डिफाइन कर लेते हैं। ये एक खास हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम GI कह देते हैं। और ये है क्या चीज़? वेल दिस इज जस्ट अ स्पैन ऑफ जी क्या है? हमारा इनपुट का वो है। एंड ऐड ऑपरेटर, ऐड ऑपरेटर क्या था? अगर आप याद करें, ली डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर लेट्स से डिफरेंट, और ये उसका जो सुपरस्क्रिप्ट है वो उस ऑर्डर का था। तो ये जी है, ये उसका फर्स्ट ऑर्डर का ली डेरिवेटिव है अलोंग एफ। इसी तरह से आप चलते जाएं तो ये ली डेरिवेटिव्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको अगर हम इस तरह से डिफाइन कर लें, देन अगर हमारा एक सिस्टम सीसो है ना, तो उसका बड़ा सिंपल थ्योरम है, बस इसको याद कर लें। मीमो सिस्टम वाला जो अगला है उसकी जरूरत नहीं, इसको याद भी मतलब रटा मारने की जरूरत नहीं, बस देख लें कि इसके अंदर हो क्या रहा है। The CISO control system is exactly feedback linearizable around x naught if and only if, ये necessary and sufficient condition है, if and only if the distribution gn-2 is involutive on a neighborhood of x naught। कि इसका i की क्या वैल्यू होगी? n-2। इसको आप n-2 तक ले जाएं एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इनवॉल्यूटिव होनी चाहिए। इनवॉल्यूटिव का क्या मतलब है कि आप लेट्स से इसको ली ब्रैकेट लें तो ये आपको कोई नई डायरेक्शन ना दे। ठीक है, हमने इनवॉल्यूटिव के ऊपर देख लिया था कि इनवॉल्यूटिव हम कैसे चेक करते हैं। फिर एक और चीज़ है कि ये तो हो गया gn-2। हम ये चाहते हैं कि इससे जो अगले ऑर्डर की डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस यानी कि इसमें एक और टर्म ऐड कर दें फाइनली, तो वो क्या बन जाएगा? वो gn-1 एट x नॉट बन जाएगी। उसका रैंक n होना चाहिए। ठीक हो गया जी। सो बेसिकली दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज इनवॉल्यूटिव एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज रैंक n। ये दो क्वालिटीज अगर पूरी हो जाती हैं, ये अगेन हमने डिस्ट्रीब्यूशंस बनाना आप देख लिया हुआ है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन लेट्स से उसकी भी मैं आपको कमांड वगैरह दिखा देता हूँ अभी मैथमेटिका में। तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, जब डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए तो आपको पता चल जाएगा हाँ जी ये तो काम हो जाएगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन इनवॉल्यूटिव हो ये वाली, एंड जो ये वाली है डिस्ट्रीब्यूशन, इसका रैंक n। इसके कुछ फिजिकल मतलब है, डिटेल में जाके कभी मौका मिला तो बात कर लेंगे, बट फिलहाल दिस इज ऑल व्हाट यू नीड। अब हम अगर मीमो सिस्टम की बात करें, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर ये
जो मैट्रिक्स जी एक्स नॉट है, जो कि हमारा मैट्रिक्स है अपना इनपुट के वेक्टर फील्ड्स का, इफ इट इज नॉन सिंगुलर एंड द डिस्ट्रीब्यूशंस, जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें हम लेट्स से उसकी थोड़ी सी डिटेल्स लिखी हुई हैं, उसमें ये जी आई आर द कॉलम्स ऑफ इसकी डायमेंशंस कांस्टेंट है नियर ओरिजिन, फिर सिस्टम देन लिखना था, सॉरी, then the system is exactly feedback linearizable near origin if and only if the distribution, वही वाली बात, has dimension n। ये चीज तो हो गई, लेकिन ये जो बाकी सारे इन j की वैल्यूज हैं फॉर ईच j द डिस्ट्रीब्यूशन इज इनवॉल्यूटिव, यानी कि सिर्फ हमें ये ऊपर वाली कंडीशन के साथ इनवॉल्यूटिव की कंडीशन हमने पिछले सीसो की तरह नहीं सेटिस्फाई करनी, बट फॉर ऑल जेज हमें ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन इज इनवॉल्यूटिव। इसमें अगर आप नोट करें, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जी एन माइनस वन हैज डायमेंशन एन, इट इज रिलेटेड टू वो जो हमने डेल्टा एल नॉट निकाला था, ठीक है, अगर आप इसको जाके चेक करें इट इज द सेम डेफिनेशन। तो इसका ये मतलब है कि जब भी आप कहेंगे कि आपका सिस्टम फीडबैक लीनियराइजेबल है, उससे पहले कंट्रोलेबिलिटी तो होनी ही चाहिए। कंट्रोलेबिलिटी नहीं होगी तो सिस्टम फीडबैक लीनियराइजेबल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सबसे पहले तो कंट्रोलेबिलिटी हो, उसके बाद अगर उसके ये एडिशनल ये जो चीजें हैं ये भी सेटिस्फाई हो जाएं, तो फिर आपका सिस्टम विल बी एग्जैक्टली फीडबैक लीनियराइजेबल। तो यहाँ तक हमने चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं, ये जो सिस्टम है, एंड वो एग्जांपल हम सिर्फ मैथमेटिका में ही कर लेते हैं, ऑल्दो बुक में हुई है, बट हम लेट्स से मैथमेटिका में सिर्फ इस एग्जांपल को देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। नहीं सर। ठीक हो गया। सो दिस इज द सिस्टम, एक सिस्टम है, उसका एफ है, जी है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ रहा है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं फीडबैक लीनियराइजेबल। सो पहले तो हम इस सिस्टम को रन कर लेते हैं, सिस्टम रन हो गया। अब हम ये कमांड दूसरी रन कर लेते हैं, फीडबैक लीनियराइजेबल, ये कहता है फॉल्स, वो कहता है सिस्टम फीडबैक लीनियराइजेबल नहीं। अब ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब हम जरा चेक करते हैं कि मसला क्या है। सबसे पहले हम कंट्रोलेबिलिटी चेक करते हैं, कंट्रोलेबिलिटी ट्रू है। और भाई जब कंट्रोलेबिलिटी ट्रू है तो कंट्रोल तो आप कर सकते हैं चीजें, लेकिन फीडबैक लीनियराइजेशन इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग। फीडबैक लीनियराइजेशन इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम इनटू अ लीनियर सिस्टम, ठीक है, थ्रू लेट्स से सम इनपुट और उसको ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर। तो ऑल्दो इट इज कंट्रोलेबल, लेकिन ये फीडबैक लीनियराइजेबल नहीं है सिस्टम। अब वो क्यों नहीं है, उसकी हम जरा डिस्ट्रीब्यूशंस बना लेते हैं। तो अगर सबसे पहले तो आप चेक करें G1 G2 हमने चेक कर लिया, उनको ट्रांसपोज लेके ये बना लिया, फिर हम एक सेकेंड, तो उसकी फिर हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन की इनवॉल्यूटिविटी चेक कर ली। बिकॉज ये बड़ा छोटा सिस्टम है, इसके लिए ये एड ऑपरेटर लगाना बड़ा आसान है, तो हमने क्या किया, इनवॉल्यूटिव होना चेक कर लिया सिस्टम का। जब ये सिस्टम हमें पता चल गया इनवॉल्यूटिव नहीं है, तो इसका मतलब है ये इनवॉल्यूटिव कंडीशन फॉल्स हो गई। इसी तरह से इसके जो एड ऑपरेटर लगा के हायर ऑर्डर हमने चेक कर लिया, ये इनवॉल्यूटिव है। सो G1 G2 का ये जो फंक्शन है ये इनवॉल्यूटिव नहीं है, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है ये इनवॉल्यूटिव है। सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव, कि हमारे पास ये सारी चीजें इनवॉल्यूटिव होती तो फिर हमारा सिस्टम फीडबैक लीनियराइजेबल हो जाता, बिकॉज वो कंट्रोलेबल था। प्लस अगर ये इनवॉल्यूटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती तो सिस्टम फीडबैक लीनियराइजेबल हो जाता। फिर हम एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते जिसके बाद एक नॉन लीनियर कंट्रोल से उस जो नॉन लीनियरिटी बच जाती उसको किल करना आसान हो जाता, बट वो अब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये इनवॉल्यूटिविटी की कंडीशन जो हमने अभी देखी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो आई गिव यू, अच्छा ये मैं ना एक बना रहा हूँ, एक ही नोटबुक बना रहा हूँ जिसमें मैं सारी चीज़ें ऐड करता जाऊँगा। इसी के अंदर आप इसको एक्सपैंड करके देखें, एग्जांपल्स डिफरेंट हुई हुई हैं। सारी एग्जांपल नहीं हुई हैं, एक दो मैंने छोड़ भी दिए हैं ताकि आप ज़रा चाहें तो उसको ट्राई कर लें। लेकिन ये मैं एक फाइल बना के आपको दे रहा हूँ, तो ये मैं साथ-साथ इसमें जैसे-जैसे हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ते जाएँगे, मैं उसकी भी मैथमेटिका फाइल बनाता जाऊँगा। तो आप मैथमेटिका डाउनलोड कर लें, प्रोपैक डाउनलोड कर लें एंड प्रोपैक इंस्टॉल कर लें, तो यू कैन डू ऑल दीज़ एक्सरसाइज़ेज़। एंड आप देखें कि इट इज़ एक्चुअली क्वाइट फन कि आप इस तरह के सिस्टम्स लें, उनको टेस्ट करते रहें, उनको फिर आप देखें कि किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं। तो सिंपल सिस्टम्स को हाथ से करें पहले, एंड देन उसके बाद आपको चाहे जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल मिल जाए, आप उसको मैथमेटिका में डालें और आप उसकी कैलकुलेशंस कर लें। सो दिस इज क्वाइट हेल्पफुल टू अस। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो पूछ लीजिए मेरे से। नहीं सर फिलहाल।
सही, बाकी लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो? नो सर। ठीक हो गया। तो और सुनाएं, लाइफ कैसी जा रही है आप लोगों की अभी तक, लॉकडाउन लाइफ? सर भागी जा रही है, समझ नहीं आ रही, इतना टाइम भाग भाग के। अच्छा, चलें कोई बात नहीं। इट इज़ नॉट अ नॉर्मल टाइम, इट इज़ लेट्स से डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीवन। तो इसलिए कोई परेशान ना हो, इसलिए मैंने शुरू में काफ़ी अर्सा ये स्टार्ट ही नहीं किया था लेक्चर, बिकॉज वो जो मैंने डिफरेंशियल ज्योमेट्री वाली चीज़ें पढ़ानी थी, मैंने कहा एक तो आप पहले परेशान होगे, ऊपर से आप वो चीज़ें देख कर परेशान हो जाएंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री में क्या चल रहा है। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा टाइम होल्ड किया। मैंने बीएस वालों के भी लेक्चर भी काफ़ी लेट स्टार्ट किए ताकि वो भी ज़रा सेटल हो जाएं। कुछ लोगों ने दूर जाना था, वो जाकर अपनी फैमिली में सेटल हो गए, उन्होंने अपने सारे रिलेटिव्स वगैरह घर पहुंच गए, जब लोग रिलैक्स किए तो तब मैंने स्टार्ट किया। इसके लिए फिर मैंने और भी ज़्यादा टाइम दिया, बट आई थिंक अब तक आप लोग सेटल हो गए होंगे। अब मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो इट इज़ ओके, डू नॉट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ इन दीज टाइम्स के जी सब कुछ हम करें, ये करें, वो करें। इट इज़ हार्ड कि बिकॉज वो ज़ाहिर है कि लोग फैमिलीज के साथ हैं, किसी के बच्चे होंगे, किसी का कोई खुद बच्चा होगा घर में, तो बस इस तरह से जो है वो अच्छा खासा मसरूफियत बनी रहती है। तो मेरी तो खुद बेटी इतना वो आजकल रोला डालती है, पूरे घर को उसने सर पे उठाया होता है। तो बस ये तो फिर मुश्किल हो जाता है बाद में, स्पेशली जब आप घर पे हो इस तरह से काम करना। सो डू नॉट वरी, थिंग्स विल गेट बेटर। तो हम जरा काम की स्पीड पकड़ लेंगे दोबारा इंशाल्लाह। तो लेट्स सी कि यूनिवर्सिटीज 1 जून को ओपन होती हैं नहीं, आप लोगों का क्या ख्याल है, यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी ओपन या अभी थोड़ा टाइम लगेगा? नहीं होंगे, अभी नहीं हो सकती सर। हालात खराब है सर। हम्म। वाकई एक्चुअली हालात तो ख़राब थोड़े बहुत हैं ही, लेकिन उन्होंने हुकूमत को लगा कि शायद चीज़ें खोल लेनी चाहिए, बिकॉज लोगों को इतना रोक रहे हैं, लोग रुक तो है नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि जैसे हम लें, लोग खुद ही मरे हैं, उनको लगे पता, तो फिर वो खुद ही छुप जाएंगे। अभी तो लोग कह रहे हैं कि सो द सेम थिंग हैपेंड विद स्पेनिश फ्लू एज वेल, कि वहाँ पे भी जब उन्होंने 100 साल पहले भी यूएस में लॉकडाउन किया बहुत ज़्यादा, तो जब वो लॉकडाउन खुला तो उन्होंने कहा लो जी मज़े करो। और उसके बाद जो सेकंड वेव आई थी उसने मिलियंस बंदे मार दिए इसी चक्कर में, क्योंकि वो लोगों ने कहा कि लो जी आज़ादी का टाइम आ गया। तो अभी भी हो सकता है कि अगर ये खोल दें तो खुदा न खास्ता हालात ख़राब हों, बट अच्छी बात ये कम से कम कि यूनिवर्सिटी के बारे में डिसीजन तो ले लिया। डिसीजन तो जो भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाकी चीज़ें वो खोल भी देंगे। यूनिवर्सिटीज़ को शायद अभी थोड़ा अर्सा बांध ही रखें, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा लेट्स से एक एक रूम के अंदर बड़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है स्टूडेंट्स की। तो अगर खुदा ना खास्ता एक बंदे ने वहाँ पे छींक दिया कोरोना वाले ने, तो वो काफ़ी उसका सर यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट एरियाज के जो लोग होते हैं वो भी तो होते हैं ना, यानी स्कूल, इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, वह जगह जहाँ पे डिफरेंट रीजन के लोग जमा हम्म होते हैं। हम्म तो रीजन के वो लोग भी हैं और वो बहुत ज्यादा ही जमा है। मतलब आप देखें यस सर। ऑफिस ऑफिस में भी तो जमा होते हैं, आर्मी में भी तो जमा होते हैं, लेकिन वो हाँ ये भी है। बात यह है कि वो बहुत ज्यादा ही लेट्स से हाईली कंसंट्रेटेड एक ही जगह पे होते हैं। आर्मी वाले तो कह सकते हैं हर बंदा दूसरे से 10 फुट दूर खड़ा हो, तो वो तो काम चला सकते हैं, लेकिन यस हो रहा है इधर कैंट वगैरह में, ऐसा ही है, हम्म खासकर चिकलारा गैरिजन वाली साइड में ना। सर लेकिन अभी सिग्नल्स मेस में इतने लोग बेचारे कुक्स और वेटर्स भी थे, उसकी वजह से और लोग भी। सिग्नल्स हम्म, मेस तो उन्होंने सील कर दिया ना, हाँ। नहीं, क्योंकि ये वाकई मुझे तो बहुत 20 बहुत मुश्किल टाइम है सबके लिए। अराउंड फिगर दे रहे हैं, पर असल में 50 प्लस का फिगर है। हम्म। हाँ, बस हमें भी कोशिश करनी चाहिए अपने आसपास के लोगों की हेल्प करें, बिकॉज बहुत ही मुश्किल टाइम है। लोग बेचारे बड़े जो अच्छा कमा रहे थे उनके लिए भी मुश्किल हुई हुई है, तो वो गरीबों बेचारों के लिए तो क्या ही हालात होंगे। तो वाकई इट्स अ टफ टाइम, एंड लेट्स से हमें एक दूसरे को हेल्प करने की जितनी ये कोशिश हम कर हालात सकते हैं भी करें। इसी स्पीड से खराब होते रहे अगर हम्म। हमारा लॉकडाउन भी, तो हमारा क्राइम रेट भी बहुत बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली कि अगर एक दफ़ा खुदा न खास्ता ये उस तरफ चला गया ना कि लेट्स से लूट मार होने लग गई और इस तरह से, तो फिर बड़ा काम खराब हो जाएगा। तो लॉलेसनेस वगैरह आ जाना, तो दैट इज वेरी लेट्स से सैड कि अगर इस तरह का हो फिर उसको कोई रोक भी नहीं सकता। क्योंकि अभी स्टेट का डर एक बड़ी चीज होता है। जब स्टेट का डर खत्म हो जाए ना लोगों में, लोग कहें कि लूट मार करते हैं, और तो वो फिर बड़ी खतरनाक चीज हो सकती है। और जाहिर है कि अगर स्टेट ने लोगों को भूखा रखा, उनका खाने का ख्याल न रखा, उनकी चीज़ों का हेल्थ केयर का ख्याल न रखा, तो फिर जाहिर है खुदा न खास्ता यही होगा
तो समवन सेड अ लॉन्ग टाइम अगो कि हम जो आइलैंड्स हमने बनाए हुए हैं पाकिस्तान में, बिकॉज पाकिस्तान में देखिए ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इज़ वेरी पुअर, एंड जो हमारे कुछ आइलैंड्स हैं जो हम अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहते हैं जहाँ पे सब अच्छा नज़र आता है, उन हाउसिंग सोसाइटीज़ में आप आएँ तो ऐसे लगता है कि जैसे यूरोप में फिर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि ऐसा तो सस्टेनेबल ही नहीं है। अगर हम जब तक अपनी ग्रोथ के अंदर सारे लोगों को शरीक नहीं करते, पूरे मुल्क के ऊपर काम नहीं करते, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। बिकॉज़ ज़ाहिर है कि अगर लेट्स से जहाँ पे मैं रहता हूँ, अगर इस सोसाइटी के बाहर वाले जो गाँव वगैरह हैं, वो लोग देखेंगे कि यहाँ तो लोग खा पी भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है किसी दिन हो सकता है हल्ला ही बोल दें कि चलो आटे की कुछ पूरियाँ तो मिल जाएँगी यहाँ से। दिस इज़ डेंजरस। अल्लाह करे इस तरह की नौबत ना आए, सारे लोगों को खुराक मिलती रहे। सही है सर। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सही, तो चलें ठीक है, वी एंड हियर। कोई अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो, अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लीजिए। जी सर फिलहाल तो नहीं है। चलें ठीक है, फिर ये मैं ज़रा चीज़ें ऐड वगैरह कर देता हूँ वहाँ पे, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, फिर हम अगले लेक्चर तक ये चीज़ें ज़रा अच्छे से समझ के आ जाएँगे। तो बुक में 1-2 और एग्ज़ाम्पल हैं, वो आप देख लें, या किसी और बुक से कोई एग्ज़ाम्पल देख लें, उसको इस लेट्स से मैंने जो रेफरेंस बुक वगैरह एंड पे दी हुई हैं, 2 बुक्स हैं, वहाँ से कोई एग्ज़ाम्पल देख लें, उसको मैथमेटिका पे सॉल्व करने की कोशिश करें। सिंपल एग्ज़ाम्पल है, उसको हाथ से करने की कोशिश करें। तो जस्ट जस्ट सी के सारा प्रोसीजर चल क्या रहा है, तो अच्छे से समझ लें इसको, बिकॉज़ हमने अगली दफ़ा इस प्रोसीजर को थोड़ा और एक्सपैंड करना है। ये थोड़ा सिंपल सिस्टम था, फिर हमने, बिकॉज़ अभी हमने देखा ना एक सिस्टम जो कि स्टेट फीडबैक लीनियराइज़ेबल नहीं है, इसमें देखेंगे इसको क्या कर सकते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ हम हर केस में ही कर सकते होते हैं। तो वो फिर हम उस केस को ज़रा अच्छे से स्टडी करेंगे, उसमें क्या हो सकता है। सो फिर हम इन सारी चीज़ों को ज़रा टाई अप कर लेंगे। तो अगर आप साथ-साथ प्रैक्टिस करते रहें तो अच्छी बात है। और वो जो हमारे दूसरे दोस्त हैं जो कहते हैं हमारा उनके पास इंटरनेट अच्छा नहीं है और वो सिर्फ़ बाद में ही देखेंगे, वो भी साथ में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जो अटेंड नहीं करते हमारे ये कॉन्फ्रेंस। कर रहे होंगे सर। अच्छा, ज़रा उन्हें पता-शता करें, उन्हें कहें कि भाई ये सर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं, अल्लाह आपका भला करे, थोड़ा पढ़ते रहें साथ-साथ। ठीक है। चलें जी, ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, एंड हम इंशाल्लाह फिर मंडे को दोबारा बात करते हैं। उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन हो ओके तो सर। मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू जी, अल्लाह ठीक है हाफ़िज़। तो सर। ओके थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।